हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का इस लेक्चर में विच इज़ लेसन नंबर 4 ऑफ आर सब्जेक्ट CMADD विच इज़ लीगल फ्रेमवर्क गवर्निंग कंपनी सेक्रेटरीज। अब तक हमारे 3 चैप्टर्स हो चुके हैं। चौथे चैप्टर में सिंपली क्या है, जो हमारा CS प्रोफेशन है, इस पे अपनी जो इंस्टीट्यूट है विच इज़ ICSI, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, कुछ एक लॉ रखा है इन्होंने अपनी CS जो इंडस्ट्री है इस पे, उसके बारे में पढ़ेंगे। विच इज़ बेसिकली एक एक्ट है और एक रेगुलेशन है। विच इज़ फर्स्ट इज CS एक्ट 1980 एंड CS रेगुलेशंस 1982। मोस्ट ऑफ द चैप्टर में ये रहेगा और कुछ एडिशनल चीज़ें अबाउट रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज, ड्यूटीज ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज एंड उसके रिगार्डिंग मोर चीज़ें हम पढ़ेंगे कि एक फेलो कंपनी सेक्रेटरी होता है, एसोसिएट होता है। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट अ फर्दर अड्यू। The need for formal profession of company secretaries emerged in early 1950s due to evolving business complexities and growing demand for corporate discipline. To address this, government established an advisory board to, देखो ये एक एडवाइजरी बोर्ड था, ऐसे ही बनाया था। किस चीज़ के लिए इन्होंने एस्टैब्लिश किया 1950s में? टू स्टैंडर्डाइज क्वालिफिकेशन फॉर द रोल एंड कंडक्ट क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। एक उन्होंने एक बॉडी बनाई, एडवाइजरी बोर्ड, जो कि ये जो कंपनी सेक्रेटरी, ये प्रोफेशन का जो एक डिमांड था, बढ़ रहा था कॉर्पोरेट डिसिप्लिन के लिए, उसको एड्रेस करने के लिए बनाया। डिपार्टमेंट ऑफ कंपनी अफेयर्स स्टार्टेड कंडक्टिंग एग्जामिनेशन फॉर GDCS। GDCS एक इन्होंने इसके हिसाब से एग्जामिनेशन स्टार्ट की। फिर मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ स्ट्रक्चर्ड प्रोफेशनल जर्नी फॉर CS aspirant. A significant rise in GDCS candidate led to creation of a dedicated body. अभी फिर क्या हुआ? इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 4 अक्टूबर 1968 अंडर सेक्शन 25 कंपनीज एक्ट 1956 एज नॉन प्रॉफिट कंपनी। देखो बोल रहे हो सर, आप बोल रहे हो 1980 का अपना कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट है, इंस्टीट्यूट 1968 में बनी है। तो देखो एक चीज़ होती है, इधर लिखा है नॉन स्टैट्यूटरी, एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन। जस्ट एक कंपनी होना और एक स्टैट्यूटरी बॉडी होना, देयर इज अ डिफरेंट। आप जब एक कंपनी हो तो आपके पास स्टैट्यूटरी पावर्स नहीं है, बट व्हेन यू आर अ स्टैट्यूटरी बॉडी, जिसको आपको मान लो एक पार्लियामेंट के एक्ट के हिसाब से आपका रिकॉग्निशन हुआ है, आप या फिर उस एक्ट के हिसाब से बने हो, तो एक बड़ा अलग से इम्पैक्ट आता है। तो जो CS की अपनी जो बॉडी है विच इज़ ICSI वॉज क्रिएटेड इन 1968 एज अ नॉन प्रॉफिट कंपनी। लेटर स्टैट्यूटरी रिकग्निशन मिला इन 1980s एज पर वो 1980 का अपना एक्ट, एंड आज जो इंस्टीट्यूट है उसको वो रिकग्निशन है। ओके, ICSI took over examination and other related activities from January 1969। तब से उन्होंने एग्जाम्स लेना शुरू किया, और जो 1980 में CS बिल पास हुआ था स्टैट्यूटरी रिकग्निशन के लिए। ठीक है, फिर बोलता है कि कंपनीज एक्ट CS को KMP कैटेगराइज करता है, हमने पढ़ा है, एग्जीक्यूटिव में भी पढ़ा है। और CS इज अ क्या है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ टॉप लेवल कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जो कि एक सीनियर पोजीशन होल्ड करता है और बोर्ड के साथ में डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। अब एक सिंपल सा भाई फंक्शन एंड ड्यूटी ऑफ CS, आप सोचते हो कि आई एम स्टडिंग अ कोर्स कॉल्ड कंपनी सेक्रेटरी, क्या है मेरा काम जो मुझे आगे जाके करना पड़ सकता है। इट इज़ नॉट ओनली थिंग दैट यू विल बी डूइंग, बट इसके अलावा यू कैन डू एन नंबर ऑफ थिंग्स। दिस इज जस्ट कोर कंपनी सेक्रेटरी वर्क, कोर कंपनी सेक्रेटरी वर्क, नथिंग मोर। तो आप एडिशनली कुछ भी कर सकते हो उसमें। कंपनी सेक्रेटरी इज नाउ रेफर्ड टू एज गवर्नेंस प्रोफेशनल। CS को ही हम गवर्नेंस प्रोफेशनल भी बोलते हैं, विथ रूल्स एक्सपांडिंग टू CSR, BRSR, ESG। अलग अलग एरियाज में काम करते हैं। ESG सर हमारा सब्जेक्ट है, इट्स नॉट जस्ट अ सब्जेक्ट, इट इज़ अ वर्ल्ड वाइड कॉन्सेप्ट। ESG इज़ अ वेरी बिग कॉन्सेप्ट, जैसे कि CSR और BRSR है। फिर these evolving domains underscore the CS contribution towards sustainability and responsible governance. CS serves as in-house legal and compliance expert, chief advisor to board on corporate governance and best practice, corporate planner, strategic manager, compliance officer for corporate securities and capital markets। CS अलग अलग रोल्स निभाता है। पहले तो ये इन हाउस लीगल काउंसिल है, फिर कंप्लायंस एक्सपर्ट,
चीफ एडवाइजर टू बोर्ड ऑन दिस प्रैक्टिसेस, कॉर्पोरेट प्लानर है, स्ट्रेटेजिक मैनेजर है, कंप्लायंस ऑफिसर, ये सब रोल्स निभा रहा है। और सर ये ना थोड़े नोट जो है ना आपके हमारे नोट से मैच नहीं हो रहे जो मॉड्यूल में, थोड़ा सा मैंने, अगर आप देख पा रहे हो दिस इज नोट्स फॉर ओनली 20 पेजेस, आपके जो मॉड्यूल के नोट्स हैं मोर देन 50 पेजेस हैं। तो मैंने उस कंटेंट को पूरा पढ़ने के बाद में समझा है कि इट इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल, एंड रिपीटिशन बहुत था। मैंने बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको कंसाइज कर दिया है। एंड इवन अगर आप देखोगे स्कैनर्स में तो ये एग्जाम में इतना ज़्यादा पूछा नहीं गया है, लास्ट 2 अटेम्प्ट से आया है बट उसके पहले नहीं आया है। तो इट हैज़ ऑल द कंटेंट दैट इज़ नीडेड फॉर एग्जाम एंड योर अंडरस्टैंडिंग, एंड एडिशनली जो भी था रिपीटिशन वो मैंने हटाया है। रोल ऑफ सी एस, इट इज़ जस्ट अ रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट नॉट एग्जॉस्टिव, मतलब ये रोल्स है बट नॉट ओनली दीज, इसके अलावा भी हो सकता है, बहुत कुछ कर सकते हो। ये एक जनरल सी लिस्ट है, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपने ये आंसर लिखा तो भी बेस्ट है। इसके अलावा आप एडिशनली, अगर आप मान लो कोई कंपनी में काम करते हो, आपको पता है कि CS ये भी काम करता है, फर्म में काम करते हो कहीं पे भी, तो आप ये डाल दो, दैट इज़ नॉट अ रॉन्ग आंसर। ओके, सबसे पहले कॉर्पोरेट कंप्लायंस मैनेजमेंट, फिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड बिजनेस एथिक्स, ड्यू डिलिजेंस, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी स्ट्रक्चर्स, बेसिकली CIRP हम पढ़ते हैं, IBC वाला, वो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल बन सकता है। इन्वेस्टर रिलेशन, मतलब जो कस्टमर सर्विस में होता है वो, सर कस्टमर सर्विस CS क्या करेगा? अरे इन्वेस्टर रिलेशन मतलब कस्टमर हर बार ऐसा नहीं होगा ना, कस्टमर मतलब प्रोडक्ट खरीदने वाला, कस्टमर एज एन इन्वेस्टर भी। ओके, फिर सिक्योरिटी मैनेजमेंट एंड सभी कंप्लायंस, ट्रेजरी फंक्शन, ग्लोबल बिजनेस एंड फॉरेन कोलैबोरेशन, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, CSR, भाई क्या क्या बड़े बड़े नाम आप देख रहे हो। HR में भी CS का काम हो सकता है, फॉरेन कोलैबोरेशन में भी CS का काम हो सकता है, ट्रेजरी फंक्शन तक में ही CS का काम हो सकता है। आप उसको कोर सेक्रेटरियल में ही मत जाओ, उसके अलावा देखिए आप कितना कुछ CS को काम मिल रहा है, CS कितना कुछ काम कर सकता है। ये जस्ट रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट है, इसका रट्टा मारना नहीं है, आपको बस समझना है, एंड यू कैन राइट एनीथिंग फॉर दिस पॉइंट। नाउ फॉर सेक्शन 205 कंपनीज एक्ट 2013, जो कि रूल 10 ऑफ अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरल पर्सनल, रूल्स 2014 क्या बोलता है? व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, फंक्शंस एंड ड्यूटीज क्या है कंपनी सेक्रेटरी की? तो ये एज पर एक्ट है। एक्ट बोलता है अगर आप कंपनी सेक्रेटरी हो, डेजिग्नेटेड कंपनी सेक्रेटरी ऑफ कंपनी, नॉट जस्ट अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड इन अ कंपनी एंड होल्ड्स द कंपनी सेक्रेटरी डिग्री। अगर मान लो मेरी कंपनी में मान लो 10 लोग CS है, 10 लोग हैं जिनके पास CS की डिग्री है, एक ही बंदा है जिसको कंपनी ने डेजिग्नेटेड CS रखा है, तो जो बाकी के 9 लोग हैं वो कंपनी सेक्रेटरी नहीं कहलाएंगे फॉर दैट कंपनी, देयर एम्प्लॉइज हु हैव द डिग्री ऑफ कंपनी सेक्रेटरी। तो एक बात याद रखना, अगर 10 लोग CS की डिग्री होल्ड करते हैं तो 10 के 10 एक कंपनी के CS नहीं होंगे। ऐसा हो सकता है हेड CS हो सकता है, असिस्टेंट CS हो सकता है, बट सब लोग सेम CS नहीं हो सकता। जस्ट फॉर एग्जाम्पल इंफॉर्मेशन। टू रिपोर्ट टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सबसे पहला काम अबाउट कंप्लायंस ऑफ एक्ट, रूल्स एंड लॉज देयर अंडर। सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को बताना है कि लॉ कंप्लाई हो रहा है कि नहीं। दूसरा, इंश्योर करना है कि सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स कंप्लाई हो रहे हैं। तीसरा, डायरेक्टर्स को गाइडेंस देना है, कैसा? विथ रिगार्ड्स टू देयर ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पावर्स, डायरेक्टर को गाइडेंस देना है। तीसरा, चौथा काम क्या है? फैसिलिटेट करना, क्या भाई? बोर्ड मीटिंग, कमिटी मीटिंग, जनरल मीटिंग, फिर उसको अटेंड करना एंड उसके मिनट्स बनाना, मेंटेन करना। फिर अप्रूवल्स लेने का भी काम CS का होता है। भाई देखो, अगर हमको मर्जर एक्विजिशन करना है उसकी रिगार्डिंग बहुत सारे अप्रूवल्स लगते हैं, फिर हमको टेक ओवर करना है बहुत सारे अप्रूवल्स लगते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों के लिए बहुत सारे अप्रूवल्स लगते हैं जो कि अलग अलग प्रोविजंस पे, रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करना है अप्रूवल लगेंगे। तो ऐसे अप्रूवल्स कौन लेगा? CS। किससे लेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, जनरल मीटिंग में मेंबर से, गवर्नमेंट के भी अप्रूवल्स लगते हैं, ROC का अप्रूवल, RD का अप्रूवल लग सकता है, एंड एनी अदर अथॉरिटी एज रिक्वायर्ड अंडर द एक्ट। दिस इज ओनली फ्रॉम कंपनीज एक्ट पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये कंपनीज एक्ट के हिसाब से CS के क्या रोल्स है ये बता रहा है। टू रिप्रेजेंट बिफोर वेरियस रेगुलेटर, NCLT, NCLAT के सामने आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हो, ये सब चीज़ें। टू असिस्ट बोर्ड इन कंडक्ट ऑफ कंपनी अफेयर्स, टू असिस्ट एंड एडवाइस बोर्ड इन इंश्योरिंग गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड CG के रिक्वायरमेंट जो भी रहेंगे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के, उसको फॉलो करने में हेल्प करेगा।
डिस्चार्ज सच अदर ड्यूटीज, जो कि एक्ट में लिखा होगा कहीं पे भी। बोले हम यहाँ पे जो लिखा है इसके अलावा हम भूल गए कोई चीज़ लिखना, तो सच अदर थिंग। और इसके अलावा भी सुनो, सच अदर ड्यूटीज जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी बोलेंगे। बोर्ड मतलब कंपनी का बोर्ड। अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोलेंगे भाई तुझे ये काम करना है, तो दैट इज ऑल्सो योर ड्यूटी, बिकॉज बोर्ड का काम सुनना है भाई तेरे को, तू असिस्ट कर रहा है उनको। ओके फिर ये केस लॉ है, इट्स इज मयंक अग्रवाल वर्सेस मेसर्स टेक्नोलॉजी फ्रंटियर। क्या कहता है ये केस लॉ, देखता है। CS can represent before various regulators and other authorities in connection with discharge of duties under the act. NCLT being a quasi judicial body, the CS can very well do the same, जो हमने अभी ऊपर पढ़ा। तो ये केस में क्या होता है, CS जो था रिस्पोंडेंट कंपनी का had sent notice to applicant who is nominee director of respondent company on 3rd May along with the form to disclose their ultimate beneficial ownership. Or applicant alleged that the company alone is empowered to apply to NCLT under this section and CS has not taken approval from board to file the present the petition. देखो ये क्या बोल रहा है, ये जो एप्लीकेंट है उसको रेस्पोंडेंट ने नोटिस भेजा था यूबीओ डिस्क्लोज करने के लिए, इसने नहीं किया, तो ये बोल रहा है कि ये बंदा एनसीएलटी के सामने आगे केस लेके ही नहीं जा सकता क्योंकि बोर्ड के पास ही पावर है, सीएस के पास पावर नहीं है। क्या बोलता है देखो, CS of respondent company in his written submission stated that he has the locus standi as per board resolution passed for his appointment which clearly states he can perform any duties as required under Companies Act. उसके अपॉइंटमेंट लेटर में लिखा है कि कंपनीज एक्ट के हिसाब से अगर कुछ काम करना है तो he has the power to do so. तो इसकी वजह से बोर्ड की जो पावर है ये उसको ट्रांसफर हो चुकी है। he can do any work that is required under Companies Act if it is delegated to him and have authority to enter into pleadings on behalf of company even in the absence of formal board authorization. इस particular matter के लिए board resolution पास करके उसके पास authorization ना भी हो तो ये pleadings में जा सकता है। Further he referred to provisions of 205 जिसमें ऊपर ही लिखा है ना हमने to represent, ये देखो ना लिखा ही है। फिर ऑर्डर क्या है कि द यूसेज ऑफ वर्ड कंपनी शैल गिव नोटिस अंडर दिस। ये ना ये बंदे ने क्या बोल दिया कि देखो सेक्शन 90 सबसेक्शन 5 बोलता है कंपनी शैल गिव नोटिस, तो ये कंपनी लिखा है मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कंपनी सेक्रेटरी थोड़ी कंपनी है ऐसा। मेक्स इट एम्पली क्लियर दैट KMP हैव टू डू दिस, इट इज नॉट ओनली बोर्ड, इट इज KMP हैव टू डू दिस एक्टिविटी सीकिंग इन्फॉर्मेशन इन ऑर्डर टू फाइंड आउट UBO. The CS has acted diligently and promptly to ensure compliance of the provisions, hence application stand dismissed. अब ये नहीं बोल सकते हो CS से एप्लीकेशन नहीं आना चाहिए था, सिंपल। कंप्लायंस ऑफिसर देखो रेगुलेशन 6 ऑफ LODR रेगुलेशन क्या बोलता है, 6(1) बोलता है एवरी लिस्टेड कंपनी लिस्टेड एंटिटी मस्ट हैव अ कंप्लायंस ऑफिसर। 6(2) बोलता है व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ कंप्लायंस ऑफिसर। सबसे पहला रेगुलेटरी प्रोविजन का कंप्लायंस देखना, फिर कोऑर्डिनेट एंड रिपोर्ट टू बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज एंड डिपॉजिटरी विद रिस्पेक्ट टू कंप्लायंस ऑफ लॉ एंड डायरेक्टिव्स। दूसरा इंश्योरिंग कि सारे करेक्ट प्रोसीजर फॉलो हो रहे हैं फॉर व्हाट, किसी भी चीज़ के जिसकी वजह से क्या चीज़ इंश्योर होगी, करेक्टनेस, ऑथेंटिसिटी एंड कॉम्प्रिहेंसिवनेस ऑफ इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट जो कि लिस्टेड एंटिटी फाइल करेगी एज पर LODR रेगुलेशन। मॉनिटरिंग ईमेल एड्रेस ऑफ ग्रीवेंस रिड्रेसल डिवीजन एज डेजिग्नेटेड बाय लिस्टेड एंटिटी फॉर द पर्पज ऑफ रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स। तो ऐसे तो मैंने नोट्स आपके लिए बना के रखे हैं। सबसे पहले कंप्लायंस देखेगा, फिर कोऑर्डिनेटर रिपोर्ट करेगा, एंश्योर द करेक्ट प्रोसीजर टू दिस ऑफ रिपोर्ट्स फाइल्ड, फिर मॉनिटरिंग ईमेल एड्रेस ऑफ GRM डिवीजन, ओके, ग्रीवेंस रिड्रेसल। फिर कुछ जस्ट डेफिनेशन है, आपने याद नहीं भी रखे तो चलता है, बट सिंस यू आर अ कंपनी सेक्रेटरी तो बेटर यू नो दीज थिंग्स, ओके। कंपनी सेक्रेटरी की डेफिनेशन क्या है, कंपनी सेक्रेटरी मतलब कोई भी बंदा जो इंस्टीट्यूट का अपना मेंबर है ICSI का। क्या बोलता है 2(1)C में लिखा है ऑफ CS एक्ट 1980। 2(1)J बोलता है रजिस्टर, रजिस्टर क्या होता है, रजिस्टर ऑफ मेंबर, जिसमें आपका नाम डाल दो आप बन गए मेंबर। फिर 224 क्या बोलता है, CS और सेक्रेटरी, अबे सेक्रेटरी वर्ड नहीं आना चाहिए बट ठीक है। कंपनी सेक्रेटरी मीन्स अ कंपनी सेक्रेटरी एज डिफाइंड इन 2(1)C of Company Secretary Act 1980 who is appointed by company to perform functions under of CS under Companies Act। तो ये 224 Companies Act का है, 2(1)C CS Act का है।
कंपनीज एक्ट का 224 बोलता है सीएस का मतलब ऐसा बंदा जो 2(1)(c) के हिसाब से अपॉइंट हुआ है, और सीएस एक्ट 1980 हुज अपॉइंटेड टू परफॉर्म फंक्शंस ऑफ सीएस अंडर कंपनीज एक्ट। सिंपल सी डेफिनेशन है। 225 कंपनीज एक्ट क्या बोलता है? पीसीएस, दिस इज सीएस इन एम्प्लॉयमेंट बेसिकली। अपॉइंटेड बाय कंपनी, देखो अपॉइंटेड बाय कंपनी मतलब एम्प्लॉयमेंट ना, कंपनी बाहर के पीसीएस को थोड़ी अंदर अपॉइंट करेगी। देखो, और सर कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस मतलब कंपनी सेक्रेटरी इज डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस अंडर 2(2) ऑफ सीएस एक्ट। सर ये किधर है 2(2)? तो सेक्शन 2 सबसेक्शन 2 नीचे आएगा आपको बाद में, उसमें हमको पढ़ना है व्हाट इज डीम्ड टू बी इन प्रैक्टिस। तो हु इज अ कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस? जिसके पास में एज पर डीम्ड टू इन प्रैक्टिस है वो, तो बेसिकली सीओपी होना चाहिए बस, बेसिक कंडीशन। आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है फ्रॉम आईसीएसआई, यू आर अ पीसीएस। फिर सेक्शन 251 क्या बोलता है? सेक्शन 2 क्लॉज 51 बोलता है केएमपी। केएमपी क्या होता है ये हमने एग्जीक्यूटिव में पढ़ा है। केएमपी मतलब सीईओ, एमडी या मैनेजर, कंपनी सेक्रेटरी, होल टाइम डायरेक्टर, सीएफओ एंड अदर ऑफिसर नॉट वन लेवल बिलो देन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड सच अदर ऑफिसर एज मे बी प्रिस्क्राइब। ओके, समझे? ये डेफिनेशन हमने एग्जीक्यूटिव में अच्छे से पढ़ी है, इधर आई डोंट थिंक सो कि हमको बहुत टाइम देने की जरूरत है। फिर रेगुलेशन 16D क्या बोलता है? सीएस इज अ पार्ट ऑफ सीनियर मैनेजमेंट। कंपनी का जो सीनियर मैनेजमेंट है ना, एज पर एलओडीआर, वो सीनियर मैनेजमेंट का पार्ट सीएस है। सर किधर लिखा है? अरे लिखा किधर है? अपने एग्जीक्यूटिव में पढ़ा है ना, अभी भी फिर से पढ़ो। देखो, सीनियर मैनेजमेंट शैल मीन द ऑफिसर्स एंड पर्सोनेल ऑफ लिस्टेड एंटिटी who are members of its core management team excluding the board of director and shall also comprise all the members of management one level below ex-CEO, MD and whole time director manager including CEO and manager in case they are not part of BOD, and shall specifically include functional heads by whatever name called and CS and CFO। देखा लिखा है कि नहीं? हाँ सर लिखा तो है, सही तो बोल रहे हो आप। CS इज अ पार्ट ऑफ सीनियर मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। क्या बात है, गर्व की बात है सर कि एमपी तो है ही, वो सीनियर मैनेजमेंट का भी पार्ट है। मतलब अगर अब इधर नहीं गिनोगे तो उधर तो गिनना ही पड़ेगा, लेकिन दोनों डेफिनेशन के हिसाब से तो यू आर सीनियर मैनेजमेंट पर्सनल एज वेल एंड केएमपी एज वेल। व्हाट इज एसोसिएट एंड फेलो? बेसिक सिंपल, जब आप एक सीएस बन जाते हो, आपका नाम कंपनी के रजिस्टर ऑफ मेंबर में आ जाता है, तो आप ऑटोमेटिकली एसीएस बन जाते हो मेरे दोस्त। एसीएस मतलब आप जन्म भर एसोसिएट मेंबर हो गया, एसोसिएट कंपनी सेक्रेटरी हो गए। बट अगर आपने कंपनी सेक्रेटरी होके लगातार 5 साल से, अगर आप 2 टाइप के हो, लगातार 5 साल से प्रैक्टिस की है, पीसीएस हो 5 साल से, तो आप एफसीएस के स्टेटस के लिए अप्लाई कर सकते हो। एफएससी नहीं, सॉरी, एफसीएस के स्टेटस के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसकी थोड़ी सी फीस ज़्यादा लगती है। अगर आप एसीएस हो तो आपको कुछ तो भी लेस देन 1000 तक की फ़ी देनी पड़ती है हर साल तक, जो कि थोड़े थोड़ा बढ़ते रहती है, बट लेस देन 1K की फ़ी, उसको ही थोड़ा सा बढ़ा के एफसीएस में एक फ़ी लगा देंगे। लोगों को पता चलेगा कि यू आर एन एक्सपीरियंस्ड कंपनी सेक्रेटरी इफ़ वो एफसीएस का टैग आपके सामने लगे। थोड़ी सी फीस देके आप ज़्यादा इज्जत ले सकते हो। अगर आप एम्प्लॉयमेंट में हो तो ये सब झमेला छोड़ दो, आप सीएस हो बस, एसीएस हो, क्या करना है। तो देखो एसोसिएट मतलब एसोसिएट मेंबर, क्या बकवास डेफिनेशन, बट दिस इज डेफिनेशन गिवन इन द सीएस एक्ट। तो ये सेक्शन 5 है, ये पढ़ लो। ये मैं बताता हूँ, रेगुलेशन 41 ऑफ सीएस रेगुलेशन क्या बोलता है? कोई भी बंदा रजिस्टर ऑफ मेंबर में एज एसोसिएट नहीं जाएगा अगर देखो यस पास्ड एग्जामिनेशन अनलेस ही, अगर वो ये ना करे तो अगर ये कर लिया मतलब आप एसोसिएट हो। पास्ड एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय डिसॉल्व्ड कंपनी एंड हैज कंप्लीटेड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। सर मतलब नहीं समझा, डिसॉल्व्ड कंपनी प्रायर टू स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन। जो अपना आईसीएसआई थी ना 1980 के पहले, बिफोर दिस एक्ट मेड इट स्टैट्यूटरी बॉडी, तो उसको हमने डिसॉल्व कर दिया। इट इज नॉट अ कंपनी,
established as not for profit after it is a statutory body. बराबर? हाँ सर बराबर. वो जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है इसमें ये फॉल नहीं करेगा, अभी ये स्टैट्यूटरी बॉडी बन चुका है, तो इसीलिए इट इज़ कॉल्ड अ डिसॉल्व्ड कंपनी. अगर उसके हिसाब से उसकी एग्जामिनेशन पहले ही शुरू हो गई थी, अगर उसके हिसाब से सी एस हो तो आप स्टिल ए सी एस हो. नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट फॉर नाउ, बट पता होना चाहिए ना. आप सी एस एक्ट पढ़ रहे हो, सी एस रेगुलेशन पढ़ रहे हो, तो पता चला मेरे से पढ़े और बाद में बोल रहे हो सर ने समझाया नहीं था, हो सकता है. फिर पास्ड क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एंड कंप्लीटेड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एज पर दिस रेगुलेशन. बेसिकली अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो करने के बाद 21 महीने की ट्रेनिंग करेंगे और सी एस बनेंगे. दैट इज इट. सॉरी फॉर द नॉइज. हैज पास सच अदर एग्जाम एंड कंप्लीटेड सच अदर ट्रेनिंग आउटसाइड इंडिया. इंडिया के बाहर कोई ट्रेनिंग करी है जो कि गवर्नमेंट या काउंसिल ऑफ ICSI मानता है कि इक्विवेलेंट टू CS है, तो आपको ACS का टाइटल दे देंगे अगर आप इतने फीस भर दोगे तो. had registered himself as a student with ICSA, Institute of Chartered Secretaries and Administrators, London, 1972 के दिसंबर तक अगर आपने किया था और आपने एग्ज़ाम पास कर दिया है और आपने ट्रेनिंग भी कर ली जो भी रिक्वायर्ड थी, तो आप एलिजिबल हो टू बिकम ACS. अगर आप इंडियन सिटीजन हो हु इज़ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया एज पर फेमा. फेमा आपने पढ़ा है, उसमें पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया वो 182 डेज का कंडीशन वगैरह वो सब अगर आप फुलफिल करते हो तो आप बोलेंगे पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया हो. अगर आप ऐसे बंदे हो पर आपने एज ऑन टुडे भी, अगर मैं फेमा एक्ट के हिसाब से कोई बाहर का बंदा हूँ और इंडियन सिटीजन हूँ, ICSA लंदन वाली जो इंस्टीट्यूट है उनकी एग्ज़ाम पास कर लेता हूँ. अरे फिरंगियों की एग्ज़ाम पास कर ली, एक्सपीरियंस ले लिया, उसके हिसाब से उसके जो भी रेगुलेशन है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ले ली, तो भी मैं ACS बन सकता हूँ. तो नॉर्मल केस, एकदम सिंपल, सबसे नॉर्मल केस इज दिस. नॉर्मल CS ऐसे बनता है, ये बाकी के एडिशनल है बट एग्जाम में पूछा जा सकता है. मिस्टर तनय हु इज अ PROI हैज़ completed exam this, can he become ACS? Yes, he can become ACS. फेलो मेंबर, भाई फेलो मेंबर क्या होता है ये एक पढ़ लेना, ठीक है, मैं पढ़ा देता हूँ. ठीक है, अ पर्सन whom being associate had been in continuous practice in India for at least 5 years and a person who has been associate for a continuous period of not less than 5 years and possess qualification practical experience as per council. With a view to ensuring that he has experience equivalent to experience normally acquired as a result of continuous 5 years as a company secretary shall loan payment of fees as may be determined by notification by the council on the application made and granted in prescribed manner. फेल होगा क्या, मैंने जो ऊपर बताया था बेसिकली वही है. 5 साल तक आपके पास प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिस 5 years है, यू कैन बिकम FCS बाय पेमेंट ऑफ सच एडिशनल फीस. सिंपल. और एनुअल फीस होती है, एक बार में नहीं देना पड़ता है, हर साल आपको CS बने हो ना उसकी फीस देनी पड़ती है. बहुत चिल्लर सी फीस होती है अगर आप एज अ CS जो कमा रहे हो उसके हिसाब से. 4-2 क्या बोलता है, 4-1 था ACS, 4-2 FCS. 1 है एलिजिबिलिटी, 1 है एलिजिबिलिटी, सेकेंड है डिस्क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया. आप FCS कब बन सकते हो, सबसे पहला फेलो या फिर ऑनरेरी फेलो ऑफ डिसॉल्व्ड कंपनी. अगर आप उसके हिसाब से फेलो थे तो आप अब फेलो कंटिन्यू रह सकते हो. आप एडमिटेड एज फेलो अंडर अर्लियर रेगुलेशंस, इसके पहले जो रेगुलेशन थे उसके हिसाब से फेलो बने हुए थे. एसोसिएट थे, 5 साल तक का कंपनी सेक्रेटरी कोर्स में आपने प्रैक्टिस किया है. कंटिन्यूस वर्ड इज इम्पॉर्टेंट, आई विल एक्सप्लेन. और डी बोलता है एसोसिएट हो फॉर अ पीरियड ऑफ कंटिन्यूस पीरियड ऑफ 5 years एंड possess such qualification practical experience as per council, तो आप बन सकते हो FCS. कंटिन्यूस मतलब सुनो, 2021, 22, 23, 24, 25, 19, 20 मैं PCS था इन 2019. फिर मैंने अपना COP छोड़ दिया, मैं CS बन गया एम्प्लॉयमेंट वाला. फिर मैंने फिर से COP ले लिया, मैं PCS बन गया. अभी ये मैंने इतने साल आई वॉज अ PCS. आप भी सुनो मेरे भाई, 2025 में
मैं आईसीएसआई के पास जाता हूँ और बोलता हूँ कि मुझे ना एफसीएस बना दो। मेरा ना 5 साल का एक्सपीरियंस है। कैसे? ये देखो, ये 4 साल और ये 5। तो आईसीएसआई बोलेगा ये तुमको कहाँ से कंटिन्यूस दिख रहा है? कंटिन्यूस तो नहीं, यहाँ पे ब्रेक है। तो बोल रहा है अगले साल आना 2026 में ये कंटिन्यूस पीरियड होना चाहिए, 21, 22, 23, 24, 25 से कंटिन्यूस 5 साल एज एन प्रैक्टिस होना चाहिए। देखो स्टिल आप ये सब कंडीशन कर भी दोगे तो डिस्क्वालिफिकेशन में अगर पड़ गए तो नहीं मिलेगा। जैसे कि आप कोई प्रोफेशनल या अदर मिसकंडक्ट में पड़ गए एंड में पड़ गए, उसके और साथ में क्या हुआ, आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर से हटा दिया, टेम्पररी परमानेंट वॉट एवर केस में भी, और आप पे फाइन लग गया एज पर 21A 21B इन लास्ट 5 ईयर्स। तो ये 5 साल में आप ये सब क्राइटेरिया सेटिस्फाई कर रहे हो, बट आप पिछले 5 साल में ये सब कुछ कांड करके आए हो तो भी आपको एफसीएस का दर्जा नहीं मिलेगा। फिर प्रोफेशनल डेवलपमेंट क्रेडिट आवर्स आपने किए नहीं। ये क्या होता है, जब आप सीएस बन जाओगे मेनली प्रैक्टिसिंग वाले, तो आपको ना मैंडेटरी ये क्रेडिट आवर्स होता है, क्रेडिट आवर्स ये आपको फुलफिल करने होते हैं। आईसीएसआई के चैप्टर ऑफिस पे जाके इनके ऑनलाइन वेबिनार्स अटेंड करके आपको नॉलेज सेशंस लेने पड़ते हैं बेसिकली। तो आप अपडेटेड हो ऑफ द ऑल रेलेवेंट डेवलपमेंट्स, ये आईसीएसआई अपने साइड से कोशिश करता है। इसके लिए दे आस्क फॉर दिस क्रेडिट आवर्स। अगर आप ये नहीं करते हो मैंडेटरी क्रेडिट आवर्स कंप्लीट बाय ज्वाइनिंग दीज सेशंस, तो आपको एफसीएस नहीं बनने देंगे और शायद आपका एसीएस का भी रिन्यूअल नहीं करने देंगे भाई। जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन। सीओपी क्या होता है? सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। ये जो भी दिया जाता है वो होता है, बस कुछ जस्ट एक आईसीएसआई की डेफिनेशन है। मेंबर इज एंटाइटल्ड टू कंटिन्यू द प्रैक्टिस ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ओनली आफ्टर ऑब्टेनिंग सीओपी। इसको सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस के बिना आप पीसीएस नहीं बन सकते हो। ओके, देखो ये 2 वाली डेफिनेशन है ना, डीम टू बी इन प्रैक्टिस। कब बोलोगे कि आप एक पीसीएस हो? आपके पास सीओपी है बट आप पीसीएस हो, ये कब माना जाएगा? माना कब जाएगा? देखो सबसे पहले, member of institute shall be deemed to be in practice when individually or in partnership with other members of institute या in practice with other recognized professionals in consideration of remuneration। पैसों के लिए अगर ये बंदा नीचे जो दी गई चीज़ें करता है with alone या फिर with some other professional, तो उसको हम PCS मान लेंगे। क्या? engages himself in practice of profession of CS with a company, वो किसी कंपनी के साथ में PCS के काम करता है, सर्टिफिकेशन वगैरह वगैरह। ऑफर्स टू परफॉर्म और परफॉर्म सर्विस, जैसे कि प्रमोशन, फॉर्मिंग और इनकॉर्पोरेशन, अमलगमेशन, रिस्ट्रक्चरिंग, रीऑर्गेनाइजेशन, वाइंडिंग अप, तो भी हम उसको पीसीएस मान लेंगे। ऑफर्स टू परफॉर्म सच सर्विसेज एज मे बी परफॉर्म बाय अनऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंपनी, जो कि फाइलिंग, रजिस्टरिंग, प्रेजेंटिंग, अटेस्टिंग, वेरीफाइंग एनी डॉक्यूमेंट। अनऑथराइज मतलब देखो कंपनी का एम्प्लॉय होगा जिसको हमने ऑथराइज किया है, तो वो ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है। अदर देन ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि ये पीसीएस होगा, वो अनऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव होगा, समझे? इंक्लूडिंग एनी डॉक्यूमेंट। फिर अगर आप शेयर ट्रांसफर एजेंट, इशू हाउस, शेयर स्टॉक ब्रोकर, सेक्रेटरी, ऑडिटर, कंसल्टेंट, मैनेजमेंट एडवाइजर, इशूइंग सर्टिफिकेट्स ऑन बिहाफ ऑफ कंपनी, ये सब काम करते हो तो भी आपको पीसीएस मान लेंगे। आप होल्ड्स हिमसेल्फ आउट इन पब्लिक एज पीसीएस, आप हो नहीं पर आप बोल रहे हो कि मैं हूँ। जैसे कि मैं बोलता हूँ कि आई एम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, आई एम नॉट, बट आई एम होल्डिंग माई सेल्फ आउट इन पब्लिक एज वन। तो मैं बोल रहा हूँ, आप लोगों ने मान लिया अगर मैं पीएम हूँ तो आई एम पीएम एज पर द डेफिनेशन। अगर मैं डेफिनेशन में फॉल करता हूँ तो फिर इंस्टीट्यूट मेरे पे एक्शन ले सकती है। अगर मैं बोल रहा हूँ मैं पीसीएस हूँ, मैं पीसीएस हूँ, दुनिया को बोल रहा हूँ मैं काम कर रहा हूँ, बट मैं एज पर आईसीएसआई की डेफिनेशन कहीं पे पीसीएस नहीं, तो आईसीएसआई मेरे पे एक्शन नहीं ले सकता, बिकॉज वो सिर्फ अपने मेंबर्स पे एक्शन ले सकता है। रेंडर्स प्रोफेशनल सर्विस और असिस्टेंस विथ मैटर्स ऑफ प्रिंसिपल और रिलेटिंग टू प्रैक्टिस ऑफ प्रोफेशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, ये सब देता है। रेंडर्स अदर सर्विस एज पर ओपिनियन ऑफ काउंसिल, जो कि आपको पीसीएस बना सकती हैं। रजिस्टर ऑफ मेंबर, भाई ये वो जादुई किताब है जिसमें, किताब मतलब नॉट लिटरली, इट इज़ नॉट अ बुक, ये कोई सिस्टम है आईसीएसआई का जो रजिस्टर इसको बोला जाता है। एक टाइम पे वो रजिस्टर हुआ करता था, फिर हमारा जो है
क्या बोल सकते हैं, सिस्टम टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई, फिर लैपटॉप वगैरह ये बड़े बड़े डेटाबेस आ गए जिसमें नाम अपने आप उसमें चले जाते हैं। तो एक ज़माना था जब ये सब नहीं था, तो रजिस्टर में चीज़ें मेंटेन होती थी। अभी रजिस्टर चले गए, बट लॉ को हम ऐसे चेंज नहीं कर सकते, दैट्स वाई इट्स कॉल्ड रजिस्टर, बट इट इज़ नॉट जस्ट अ रजिस्टर। ओके, तो रजिस्टर ऑफ मेंबर क्या है, शेड्यूल ए के हिसाब से अगर कोई भी चीज़ मेंटेन करके रखी फॉर ICSI ने, फॉर राइटिंग द नेम ऑफ इट्स मेंबर्स, दैट इज रजिस्टर ऑफ मेंबर। क्या क्या होता है रजिस्टर ऑफ मेंबर में, रेगुलेशन 3 बताते हैं। देखो, मेरा नाम होगा, अगर मैं मान लो एक CS हूँ तो क्या होगा, मेरा नाम होगा, मेरा DOB होगा, मेरा डोमिसाइल, रेसिडेंशियल एंड प्रोफेशनल एड्रेस। मेरा प्रोफेशनल एड्रेस मतलब जहाँ पे मेरा ऑफिस है वो, मेंबरशिप नंबर और किस दिन वो नंबर मेरा उस रजिस्टर में एंटर हुआ, डेट ऑफ एंट्री, मेरे क्वालिफिकेशन अदर देन CS भी अगर मैं कुछ क्वालिफाई करता हूँ तो वो भी आना चाहिए। मैं BCom करके बैठा हूँ, ग्रेजुएशन में BA करके बैठा हूँ, मैं MBA करके बैठा हूँ, वो सब आना चाहिए उसमें। फिर मेरे पास सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस है कि नहीं है, तो उसका नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, टेलीफोन, ये सब चीज़ें। अगर मान लो इसमें से कुछ भी चेंज होता है आफ्टर सबमिटिंग एवरीथिंग टू ICSI, मान लो 2 साल हो गए और अचानक से मेरा मोबाइल नंबर चेंज हो गया, मेरा आज मोबाइल नंबर चेंज हो गया, इसके 30 डेज में आई हैव टू इंटीमेट टू ICSI कि भाई ये चेंज हो गया, प्लीज़ चेंज इन योर रजिस्टर, क्योंकि फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। रिमूवल ऑफ नेम फ्रॉम रजिस्टर ऑफ मेंबर, सेक्शन 20 ऑफ CS एक्ट बोलता है कब आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर से हट जाएगा। मेरा ना एक बहुत जेन्युइन सा क्वेरी होता था जब मैं CS एग्जीक्यूटिव पढ़ता था, तब जेन्युइन सा क्वेरी कि देखो अभी हम बोल रहे हैं कि इंस्टीट्यूट के 70K प्लस मेंबर्स हैं, मान लो लेट्स, मैं एकदम रैंडम नंबर ले रहा हूँ, मान लो 76,000, उससे ज़्यादा है बट इतने मेंबर्स है। अभी मैं बोल रहा हूँ इंस्टीट्यूट के 76,000 मेंबर्स है, तो मेरा क्वेश्चन इतना है कि इज इट ऑल द मेंबर्स जो कि जिंदा है, या मरे हुए लोग भी इसमें काउंट होता है। जो बंदा सबसे पहला CS बना वो मर गया मान लो, तो उसको भी हम ये 76,000 में काउंट करते हैं, या 76,000 ओनली जिंदा CS है, ये मेरा सवाल था। तो जब मैंने CS एक्ट पढ़ा तो मेरे को समझा कि अरे हाँ, रिमूवल ऑफ मेंबर, रिमूवल ऑफ नेम होगा आपका अगर आप मर गए, तो फिर ये जो 76,000 है सबके सब जिंदा है, ऐसा। फिर अगर मान लो मैं आके बोलता हूँ मेरा नाम हटा दे रजिस्टर से, मेरे को चाहिए ही नहीं, मेरे को CS बनना ही नहीं, हटा देंगे। मैंने फ़ीस नहीं पे की, मैंने बताया आपको एनुअली एक फ़ी पे करनी पड़ती है, आपने फ़ी पे नहीं की तो आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर से हटा देंगे, आप अपने आप को CS नहीं बोल सकते हो ऑफिशियली। Found to have been subject at times when his name was entered in register of member, or at any time thereafter subject to disability under section 8, or for any other reason, and ceases to be entitled to have name in the register. Section 8 of CS Act, which is disability लाभ, for these reasons you can't be कंपनी सेक्रेटरी, तो आपका नाम हटा देंगे। आपका मान लो जब रजिस्टर करवाने गए तभी पता चल गया, या फिर बाद में रजिस्टर कर दिया और बाद में पता चल गया कि ये गलती है, तो आपका नाम हटा देंगे, सिंपल। काउंसिल आपका नाम हटा सकता है, ठीक है। डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म, तो अब तक के लिए हमने जो पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ये एक नोट्स अपने लेटर बिगिन स्टैट्यूटरी बॉडी, जस्ट मैंने नोट्स में मैं लिखना भूल गया था, ठीक है। ICSI क्या है, 1968 में इनकॉर्पोरेट हुआ था एज नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी अंडर कंपनीज एक्ट 1956, लेटर एज CS एक्ट 1980 और CS रेगुलेशंस आए तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी बन गई। अब ये नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी नहीं है, इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी। फिर रोल ऑफ कंपनी सेक्रेटरी, ये जो लिस्ट है वही सेम मैंने छापी है, आप एक बार कॉपी कर लीजिए इसको, या फिर स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए जाके आप बाद में लिख पाओ। देन जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैंने एडिशनली नोट्स डाल दिए थे फॉर इंपॉर्टेंट सेक्शन रिलेटेड टू CS। सेक्शन 203 अपॉइंटमेंट ऑफ KMP, सेक्शन 204 सेक्रेटरियल ऑडिट, 205 ड्यूटीज ऑफ CS। इसके रूल्स भी है 8, 8A, 9 और 10। 8 क्या बोलता है, पब्लिक कंपनी का अगर पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ है तो होल टाइम KMP होना चाहिए, उसमें एक CS इंक्लूडेड है। अगर प्राइवेट कंपनी है तो रूल 8A क्या बोलता है, पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ इससे ज़्यादा है तो होल टाइम CS होना चाहिए। ये रूल्स किसके, अपॉइंटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ मैनेजरल पर्सनल रूल्स, और 204, 205 तो आप समझ जाओगे। तो ये ड्यूटीज़ ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इन शॉर्ट मैंने लिखा था एज पर LODR और एज पर कंपनीज एक्ट।
LODR का पढ़ने से पहले कंपनीज एक्ट पढ़ते हैं, हमने जो पढ़ा है उसको रिवाइज जनरली जल्दी से। 205 बोलता है रिपोर्ट करना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद रिस्पेक्ट टू कंप्लायंस ऑफ लॉ, सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड्स का कंप्लायंस देखना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को गाइड करना है विद देयर ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड पावर्स, बोर्ड मीटिंग या कमिटी मीटिंग या जनरल मीटिंग ये सबको कन्वीन करना है, अटेंड करना है, उसके मिनट्स मेंटेन करना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जनरल मीटिंग गवर्नमेंट अदर अथॉरिटी से आपको अप्रूवल्स लेने हैं, रेगुलेटर या अदर अथॉरिटी के सामने रिप्रेजेंट करना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को असिस्ट करना है कंपनी के अफेयर्स कंडक्ट करने में और कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायरमेंट को कंप्लाई करने के लिए। कोई भी एक्ट के हिसाब से, अपने जो कंपनीज एक्ट के हिसाब से जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है वो डिस्चार्ज करना है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने बोला है वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको डिस्चार्ज करना है। LODR का रेगुलेशन 62 क्या बोलता है? बोलता है सबसे पहले आपको लिस्टेड एंटिटी पे जो लॉज लगते हैं उसको कंफर्म करना है, इंश्योर करना है कि सब क्या हो रहा है, कंप्लाई हो रहा है, कोऑर्डिनेट करना है एंड रिपोर्ट करना है किसको, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, स्टॉक एक्सचेंज एंड डिपॉजिटरी को विद रिस्पेक्ट टू लीगल कंप्लायंस। फिर इंश्योर करना है करेक्ट प्रोसीजर फॉर करेक्टनेस, ऑथेंटिसिटी एंड कॉम्प्रिहेंसिवनेस ऑफ इंफॉर्मेशन, स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट्स विच आर फाइल्ड बाय लिस्टेड एंटिटी। एंड चौथा, मॉनिटर करना है ग्रीवेंस रिड्रेसल डिवीजन का ईमेल, कि कुछ भी कंप्लेंट आती है वो सॉल्व हो रही है कि नहीं, वो इंश्योर करना है कंपनी सेक्रेटरी ने। फिर CS एसोसिएट हो सकता है या फेलो हो सकता है। एसोसिएट होगा 4-1 के हिसाब से जिसने एग्ज़ाम पास कर दियो और ट्रेनिंग कर दी एज पर डिजॉल्व कंपनी या फिर एज पर करंट रेगुलेशन। दूसरा, पास्ड एग्जाम और कंप्लीटेड ट्रेनिंग आउटसाइड इंडिया विच इज़ रिकग्नाइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर ICSI का काउंसिल। थर्ड, ICSA इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स, ये जो लंदन वाला है उसका, अगर उसने 1972 तक दिया था और उसकी एग्ज़ाम पास कर ली, ट्रेनिंग कर ली, या फिर आज वो बंदा रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया एज पर फेमा है, इंडियन सिटीज़न है और ICSA की एग्ज़ाम पास करके उसने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कर ली है, तो भी वो बंदा क्या है, वो बंदा है अपना एसोसिएट मेंबर। अगर 5 साल का मेरा COP एक्सपीरियंस है तो मैं फेलो मेंबर के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, बट कंटिन्यूस एक्सपीरियंस होना चाहिए। सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्या है FCS के लिए 4-2 के हिसाब से, फेलो इंक्लूडिंग ऑनरेरी फेलो होना चाहिए एज पर डिजॉल्व कंपनी, वो तो पुराना है, बट अगर प्रीवियस रेगुलेशंस के हिसाब से फेलो हो तो भी चलेगा, और करंट रेगुलेशंस के हिसाब से अगर मैं ACS हूँ विथ 5 years ऑफ कंटिन्यूस एक्सपीरियंस इन इंडिया इन प्रैक्टिस, या फिर मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस है और इसके अलावा कुछ अदर क्वालिफिकेशन काउंसिल बोलता है तो वो डिस्क्वालिफिकेशन। अगर मान लो ये सब कंडीशन ऊपर की सेटिस्फाई करता हूँ बट मेरा पिछले 5 साल में मेरा कोई तो पे प्रोफेशनल कंडक्ट या मिसकंडक्ट था, अदर मिसकंडक्ट था, और मेरा नाम जो है वो रिमूव हो गया रजिस्टर ऑफ मेंबर से फॉर टेम्पररी या परमानेंट पीरियड, तो फिर या फिर फाइन भी लग गया है तो फिर मैं FCS नहीं बन पाऊँगा। मैंने मिनिमम क्रेडिट आवर्स जो होते हैं प्रोफेशनल डेवलपमेंट क्रेडिट आवर्स वो कंप्लीट नहीं किए तो भी नहीं बन सकता। फिर ये डीम टू मीन प्रैक्टिस की एक डेफिनेशन है कि अगर आप ये सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाते हो तो आप मानो या ना मानो, मानना ही पड़ेगा, आप एक PCS हो, और जिसके ऊपर आप अगर कुछ गड़बड़ कर रहे हो तो ICSI एक्शन लेगा या फिर आपको PCS का वैलिड स्टेटस दे देगा। फिर रजिस्टर ऑफ मेंबर हमने अभी जो पढ़ा था, मेंटेनेंस कैसा होगा, रेगुलेशन 3 के हिसाब से होगा, जिसमें ये नीचे के पर्टिकुलर्स होंगे और इसमें कुछ भी चेंज होगा तो आपको 30 दिन में ICSI को इन्फॉर्म करना है। और अगर आपका नाम अगर आपको हटाना है तो आपको एक तो मरना पड़ेगा या फिर आपको रिक्वेस्ट करना पड़ेगा हटाओ, फीस देना बंद करना पड़ेगा, या फिर आपको डिसेबिलिटी अंडर सेक्शन 8 में फॉल करना पड़ेगा, तो आप सीज हो जाओगे एज पर रेगुलेशन 20। फिर अभी ये 3 चीज़ें पढ़ते हैं, चलो कुछ नहीं, जल्दी जल्दी एकदम मस्त पढ़ेंगे। डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। तो अभी देखते हैं डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म क्या है। देखो 3 बॉडीज़ है अपने ICSI के अंडर, तो देखिए इसको चैप्टर 5 ऑफ अपना CS एक्ट 1980 उसके नीचे दिए। इस 3 बॉडी में से आपने एक बॉडी का नाम तो अब तक बहुत बार सुन लिया है मेरे ही मुँह से, डिसिप्लिनरी कमेटी, जो डिसिप्लिन लाएगी। देखो 3 बॉडीज़ कौन सी होगी, 3 बॉडीज़ होगी, डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट, फिर बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन, और तीसरी होगी डिसिप्लिनरी कमेटी। तो चलिए पढ़ता हूँ। सेक्शन 21 ऑफ द एक्ट क्या बोलता है, डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट शैल बी एस्टैब्लिश्ड एंड हेडेड बाय एन ऑफिसर ऑफ इंस्टीट्यूट डेजिग्नेटेड एज डायरेक्टर। इंस्टीट्यूट का ही कोई ऑफिसर होगा जिसको डायरेक्टर
ये क्या बोल सकते हैं ऑफिस देंगे जिसके हिसाब से काम करेगा, और सच अदर एम्प्लॉय फॉर मेकिंग इन्वेस्टिगेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन कंप्लेंट रिसीव्ड बाय ऑन रिसीट ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन और कंप्लेंट अलॉन्ग विद प्रिस्क्राइब्ड फी। कोई कंप्लेंट या इन्फॉर्मेशन आई है विद द फीस जो भी रेलिवेंट है, द डिसिप्लिन डायरेक्टर शैल अराइव एट प्राइमा फेसी ओपिनियन ऑन ऑकरेंस ऑफ अलीजेड मिसकंडक्ट। ये देखो ये जो लोग है ना डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म, इट इज़ ओनली विथ रिस्पेक्ट टू मेंबर्स ऑफ ICSI, मतलब CS पे, बाहर के लोगों के लिए नहीं। द DD shall follow procedure as per act, where DD is of the opinion that the member is guilty of any misconduct as per the schedule, it shall be placed before board of discipline। सबसे पहले DD के पास आएगा मैटर, DD चेक करेगा, इंस्टीट्यूट का एक डायरेक्टर है उसके पास मैटर आया और इंफॉर्मेशन कंप्लेंट आई विद वॉट एवर रेलेवेंट फी, अपना ओपिनियन डालेगा ये मिसकंडक्ट है या नहीं। अगर उसको लगता है ये मिसकंडक्ट है तो ये बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन के पास में मैटर भेजेगा, सिंपल। बट ये फर्स्ट शेड्यूल वाला होना चाहिए मिसकंडक्ट। सर ये किधर लिखा है, ये सब आप किधर पढ़ोगे, नीचे जाएंगे ना थोड़ा सा, ये सब फिर से ये मिसकंडक्ट क्या है ये थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे अभी अपन। where the DD is of the opinion the member is guilty of misconduct as per schedule 2 और schedule 1+2 both schedules में, तो ये मैटर जाएगा डिसिप्लिनरी कमेटी के पास में। समझे? समझा सर? हाँ सर ऐसा है, इसके पास में एक कंप्लेंट या इंफॉर्मेशन आई, इसका ओपिनियन अगर है, ओपिनियन है कि ये मिसकंडक्ट है, तो ये मैटर को 2 हिस्सों में डिवाइड करेगा। अगर शेड्यूल 1 के हिसाब से है या फिर शेड्यूल 2 या बोथ के हिसाब से, तो ये बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन के पास में मैटर भेजेगा, अदरवाइज ये डिसिप्लिनरी कमेटी के पास में मैटर भेजेगा। तो सबसे पहला फर्स्ट लेवल ऑफ डिफेंस अपना आ रहा है, फर्स्ट लेवल ऑफ डिफेंस आ रहा है DD, फिर DD के बाद में आएगा बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन। बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन सेक्शन 21 कैपिटल A शैल बी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय ICSI काउंसिल ऑफ ICSI। It shall follow summary disposal procedure in dealing with all cases before it। एक summary disposal procedure define करके का वो follow करेगा। If the board is of the member that the person is guilty of misconduct as per of schedule 1, it shall afford the member opportunity of being heard, देना ही है obviously, and उसके बाद में decision ले सकता है on actions जो कि reprimand, remove name up to period of 3 months, impose fine up to 1 lakh। सर ये थोड़ा हमने अलग पढ़ा था सर, डिसिप्लिनरी कमेटी का कुछ था ना कि परमानेंटली और एनी अमाउंट उसको जो लगेगा जितना 5 लाख तक का चार्ज कर सकता है, ये पिछला पढ़ा था ना हमने, पिछले चैप्टर में पढ़ा था। दिस इज इवन मोर डिटेल्ड, वो तो था डिसिप्लिनरी कमेटी का, ये हमने बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन का भी देख रहे हैं। The DD shall submit before board of discipline all information complaint where is of the opinion कि कोई प्राइमा फेसी केस नहीं है। बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन को लगा कि ये ऐसा नहीं है, ये तो क्लियर है कि इसमें तो फर्स्ट शेड्यूल नहीं इन्वॉल्व है, तो क्लोज करेगा मैटर को। और अगर लगेगा अरे यार ये क्या कर रहा है, तो बोलेगा DD और मैटर को इन्वेस्टिगेट कर, मेरे को लग रहा है ये फर्स्ट शेड्यूल के हिसाब से मिसकंडक्ट है। फिर DC डिसिप्लिनरी कमेटी 21B क्या बोलता है, it shall be constituted by ICSI council। The DC shall consist of president or vice president of the council as presiding officer and 2 members elected from amongst the member of council and 2 members nominated by central government from amongst the person of eminence having experience in the field of law, economic, business, finance and accountancy। ये बोल रहा है क्या है, बेसिकली कंपोजिशन, बेसिकली क्या है ये कंपोजिशन है। काउंसिल में कॉन्स्टिट्यूट मोर डिसिप्लिनरी कमिटीज एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, ऐसा नहीं होगा कि एक ही डिसिप्लिनरी कमेटी है, एक ही है, ज़्यादा भी हो सकता है। ओके, द DC while considering the cases placed before it shall follow such procedure as may be specified। but the DC is of the opinion कि member is guilty of misconduct schedule 2 या both schedule 1 and schedule 2 shall afford opportunity of being heard, और उसके अगेंस्ट में एक्शन लेगा, क्या reprimand, remove name permanently और अदर पीरियड, और फाइन लेगा अप टू 5 lakhs। क्या बात है सर। अबव बॉडी शैल हैव पावर्स एज वेस्टेड इन सिविल कोर्ट अंडर 21C। ये जो ऊपर की बॉडीज है, अबव बॉडीज यानी DD, BOD और DC,
इनके पास वो पावर होगी क्या, एज पर सिविल कोड, अपना जो सीसी क्या है, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, उसके हिसाब से क्या है वो आता है ना, समनिंग एंड एनफोर्सिंग अटेंडेंस ऑफ पर्सन, एग्जामिनिंग ऑन ओथ, डिस्कवरी एंड प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट, रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट। ये क्वेश्चन ना बहुत बार एग्जाम में, ऐसा मतलब नॉट दिस बट ये सिविल कोड की पावर इज ऑल्सो वेस्टेड इन दिस बॉडी, व्हाट आर द पावर्स, ये बताओ। तो ये आता है, ये थोड़ा सा पढ़ लेना, थोड़ा काम आएगा आपके एग्जाम में। ओके फिर अपील टू अथॉरिटी 22A। देखो ये चैप्टर ही इतना इजी है, जो बाद में कंटेंट आएगा ना वो बहुत बड़ा है, जिसको मैंने ऑलरेडी बहुत शॉर्टन करके दिया है आपके लिए। तो ये जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें विच विल नॉट रिक्वायर मच टाइम टू थिंक एंड अंडरस्टैंड, उसको मैं थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ बट आपको एक्सप्लेन करके। एपेलेट अथॉरिटी क्या है भाई, देखो अगर आपको इन सब से प्रॉब्लम है तो अपील करने का भी चांस होना चाहिए ना। तो एपेलेट अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर CA एक्ट shall be deemed to be appellate authority for the purpose of CS Act। बस भाई टेंशन ही नहीं। अगर आपको लग रहा है आप अग्रीव्ड मेंबर ऑफ ICSI है, क्यों, क्योंकि बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन या डिसिप्लिनरी कमेटी ने कुछ आप पे एक्शन लिया है विच यू आर नॉट ओके विथ, तो आप 90 डेज के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ दैट ऑर्डर अपील कर सकते हो टू द अथॉरिटी। द DD में ऑल्सो अपील अगेंस्ट द बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन। अरे छोड़ो, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन ने बोल दिया कि ये जो डायरेक्टर है ना अपना DD, वो तो सुनो, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन ने क्या किया है, बोल रहा है ये जो इसने मेरे पास केस भेजा है, बोल रहा है शेड्यूल 1 के हिसाब से मिसकंडक्ट है। मिसकंडक्ट है ही नहीं, ये तो बंदा डिसिप्लिन वाला, तो जिसके पास भेजा है वो तो अच्छा बंदा है। तो बोलेगा DD बोलेगा डिसिप्लिन वाला कि बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन तुमने जो ये ऑर्डर दिया है कि ये बंदे का कोई मिसकंडक्ट नहीं है, मुझे पता है, तू नहीं बोल रहा है पर मुझे पता है। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपील करूंगा किसको, काउंसिल को, नॉट जस्ट बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिन कमेटी एज वेल, मैं किसको करूंगा, काउंसिल को, सॉरी मैं करूंगा टू अथॉरिटी विद इन 90 डेज। कोई भी कर सकता है, मेंबर भी कर सकता है या फिर डायरेक्टरेट भी कर सकता है, दोनों में 90 डेज है, दोनों में 90 डेज। हाँ सर, अथॉरिटी फिर क्या करेगा, वो अपील एंटरटेन करेगा विद इन अ पीरियड ऑफ 90 डेज, अगर इफ इट इज सेटिस्फाइड सफिशिएंट कॉज है फॉर फाइलिंग ऑफ नॉट फाइलिंग टाइम, तो उससे ज़्यादा पीरियड भी ले सकता है। फिर उसमें क्या है, अथॉरिटी में आफ्टर कॉलिंग रिकॉर्ड्स फॉर द केस रिवाइज एनी ऑर्डर ऑफ बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन और डिसिप्लिन कमेटी, इसका ऑर्डर चेंज कर सकता है। कैसे, कन्फर्म, मॉडिफाई, सेट असाइड। देखो इन 3 टर्म्स का मतलब क्या है। कन्फर्म मतलब बोलेगा इनका जो डिसिप्लिन वाला बोर्ड है, बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन और डिसिप्लिनरी कमेटी, इनका जो ऑर्डर है वो सही है, कन्फर्म। मॉडिफाई, इनका ऑर्डर सही है बट इन्होंने जो पेनल्टी लगाई है या फिर इन्होंने जो पीरियड है जिससे आपका नाम हटा दिया, बोल रहे 10 साल तक आप मेंबर नहीं बन सकते, वो थोड़ा ज़्यादा है, कम कर दो, या नहीं इससे ज़्यादा होना चाहिए, मॉडिफाई करेगा, चेंज करेगा। या सेट असाइड, बोलेगा ये ऑर्डर वैलिड ही नहीं, हटा दो। 3 चीज़ें। impose any penalty, set aside, reduce, enhance the penalty, yes, remit the case to board of discipline, disciplinary committee, फिर से चेक करो भाई, वापस दे देगा केस, या pass such order as it may think fit, provided authority ने देना है opportunity of being heard। अब आएंगे हमारे चैप्टर के सबसे बड़े पार्ट पे, ये पूरा ही खा जाएगा अपना, आधा चैप्टर तो यही खाता है भाई। तो मैंने कोशिश की है कि आपको ये एक समरी अच्छे से दे पाऊँ जो आपको एकदम, जो आगे इतना बड़ा कंटेंट पढ़ने वाले हो, जो कि अगर आप मॉड्यूल में देखो बहुत बड़ा है, मैंने थोड़ा सा कंसाइज किया तो उसको आपको थोड़ा सा समझने में ईजी जाए, तो ऐसा कोशिश किया है। देखते हैं मिसकंडक्ट, भाई सेक्शन 22 CS एक्ट का क्या बोलता है, मिसकंडक्ट क्या है, प्रोफेशनल और अदर मिसकंडक्ट इज डीम्ड टू इंक्लूड एनी एक्ट ओमिशन प्रोवाइडेड इन शेड्यूल्स ऑफ द एक्ट, बट nothing in the referred section shall be construed to or limit, abridge in any way the power or conferred or duty cast on director of discipline under this section 21 to inquire into conduct of any member under any circumstance। तो बोल रहा है शेड्यूल के हिसाब से है, इसके नीचे ना एक केस लॉ भी है, यही एक केस लॉ है। अभी ऊपर का पढ़ने से पहले ना एक काम कर दी, ये जो क्या बोला है, कोई भी एक्ट या ओमिशन कुड बी क्या, मिसकंडक्ट, अगर वो शेड्यूल 1 या 2 में फॉल करता है, एंड इवन इफ नहीं करता है बट DD थिंक्स सो,
तो वो उस पर इन्वेस्टिगेट करके इंक्वायरी करके फाइनल कर सकता है कि भाई ये तो मिसकंडक्ट है। तो ये देखो, ये फर्स्ट शेड्यूल और ये सेकंड शेड्यूल है जिसको हमको अभी पढ़ना है, जो इतनी देर से हम पढ़ रहे थे ना, फर्स्ट शेड्यूल सेकंड शेड्यूल डिटेल में पढ़ना है। वो आगे बढ़ने से पहले देखो, ये केस लॉ है अपना काउंसिल ऑफ ICAI एंड अनदर वर्सेस बी मुखर्जी एंड NG दस्ताने वर्सेस श्रीकांत एस शिवड़े एंड अनदर। तो ये भी एक पढ़ते हैं, मस्त केस लॉ से, सिंपल से। आपको जो ये वाला पॉइंट है DD थिंग्स वाला, वो आपको एक्सप्लेन करा देगा। चलो, मिसकंडक्ट के 2 शेड्यूल है, शेड्यूल 1 शेड्यूल 2। शेड्यूल 1 क्या है? शेड्यूल 1 के 4 पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स है, हर पार्ट में अलग अलग क्लॉजेज है। तो पार्ट 1 किस बारे में बात करता है? PCS के प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के बारे में। फिर पार्ट 2 एम्प्लॉयमेंट वाले CS के मिसकंडक्ट के बारे में। फिर पार्ट 3 ऑल जनरल मिसकंडक्ट के बारे में। और पार्ट 4 बात करता है अदर मिसकंडक्ट के बारे में। दिस इज प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, दिस इज अदर मिसकंडक्ट, प्रोफेशनल एंड अदर मिसकंडक्ट वैसा। फिर सेकेंड शेड्यूल क्या बोलता है? सीवियर मिसकंडक्ट बाय PCS, ये CS प्लस PCS। और ये अदर मिसकंडक्ट। बस इतना याद रखो। ये वाला टेबल आप याद रखोगे ना, तो आपको एज अ कंपनी सेक्रेटरी थोड़ा सा बेनिफिट रहेगा कि अगर आपको कोई चीज़ पर्टिकुलर रेफर करनी है। आप मैं ना एम्प्लॉयमेंट वाला CS हूँ, मैं PCS का आइडियली जाके तो नहीं पढ़ूंगा। अगर मुझे सिर्फ अपना देखना है, मैं क्या करूँगा, ये 3 ही पढ़ूंगा, ये ऊपर वाला नहीं पढ़ूंगा। पढ़ना चाहिए, बट देखो, अगर मुझे सिर्फ अपना चेक करना है जाके कि मैं कौन से मिसकंडक्ट में फॉलो करता हूँ, अगर मैंने कुछ किया है तो इतना ही पढ़ना है, तो पता होना चाहिए। मॉड्यूल में थोड़ा सा भंकस तरीके से देके रखा है मैंने, थोड़ा सा प्रॉपर वे में अरेंज करके दिया। ये देखो, काउंसिल ऑफ ICAI क्या बोलता है, देखो, भले ही शेड्यूल 1 या शेड्यूल 2 में मिसकंडक्ट नहीं दिया है, कोई काम किया है, बट वो लग रहा है मिसकंडक्ट है, शेड्यूल 1 शेड्यूल 2 में नहीं है, तो बोर्ड ऑफ डिसिप्लिनरी डायरेक्टर के पास में पावर है कि वो इसके अलावा भी वो मिसकंडक्ट के लिए इंक्वायरी बैठा सकता है। बस ये केस बोलता है। तो ये अदर मिसकंडक्ट के कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा है। क्या दे रहा है एग्जाम्पल्स? सबसे पहले, रिटेनिंग क्लाइंट्स बुक्स एंड रिकॉर्ड्स विदाउट रीजनेबल कॉज डिस्पाइट रिक्वेस्ट। भाई रीजन ही नहीं है तो क्लाइंट के रिकॉर्ड्स क्यों आप अपने पास रख रहे हो? वो क्लाइंट तो बोल रहा है निकाल दो, बट आप मान नहीं रहे हो। मटीरियल मिस रिप्रेजेंटेशन, कि कोई भी इंफॉर्मेशन को आप मिस रिप्रेजेंट कर रहे हो मटीरियली। यूजिंग अप्रेंटिसेस फॉर नॉन प्रोफेशनल पर्पजेस, आप ट्रेनी बिठा रहे हो बट उनसे प्रोफेशनल काम नहीं करवा रहे हो। सारा उसको बोल रहा है तेरे को CS ट्रेनी है, तू मेरे यहाँ पे काम कर, और उसको बस बाहर भिजवा रहे हो कि ये जो सामान लेके आ, चल छोटू चाय एक कट बना। अच्छा नहीं लगेगा। इफ़ यू यूज योर अप्रेंटिस फॉर नॉन प्रोफेशनल पर्पज, दिस इज मिसकंडक्ट। आपको अगर एज अ ट्रेनी सही से ट्रीट नहीं कर रहा है आपका जो ट्रेनर है, मिसकंडक्ट, केस ठोक दो भाई। कन्विक्शन बाय कॉम्पिटेंट कोर्ट, भाई कोर्ट ने बोल दिया ये बंदा कन्विक्ट है, इसको आप कैसे बोलोगे कि ये मिसकंडक्ट में फंसा नहीं है? और रॉन्ग पब्लिसिटी कॉजिंग डैमेज टू क्लाइंट, भाई सबको जाके बोल रहा है कि मेरे से बेहतर CS कोई है नहीं, आई डोंट नो अ CS हु इज बेटर देन मी। तो क्लाइंट आ रहा है, भाई इतना कॉन्फिडेंस, इसके पास से काम करवाता हूँ, बाद में कुछ गड़बड़ निकली और वो क्लाइंट आके उसको बोल रहा है अरे तूने तो बोला था आई डोंट नो अ CS बेटर देन मी। तो वो बंदा जाके बोल रहा है उसको कि हाँ आई डोंट नो अ CS बेटर देन मी, मेरे को मेरे अलावा दूसरा CS पता ही नहीं है, सब मेरे से अच्छा होंगे बट मेरे को पता नहीं है ना। दैट इज द क्वेश्चन। एक्शंस ब्रिंगिंग डिसरिप्यूट टू प्रोफेशन, कोई ऐसा काम कर दो कि इंस्टीट्यूट का नाम मिट्टी में मिला दो। अगर मान लो आप इंस्टाग्राम पे पुनीत सुपरस्टार या फिर दीपक कलाल जैसे काम करो, बट बीइंग अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ये सब काम करो, तो डज दैट नॉट ब्रिंग डिसरिप्यूट टू द इंस्टीट्यूट? आप CS प्रोफेशन का नाम खराब कर रहे हो, आप सड़क पे बैठ के गटर का पानी पी रहे हो या फिर कुछ भी ऐसी गंदी हरकत कर रहे हो सोशल मीडिया पे, बट आप अपना वो CS का टैग अपने साथ लेके जा रहे हो, तो लोग क्या सोचेंगे कि CS प्रोफेशन में ऐसे लोग हैं। तो दिस ऑल्सो एक्ट कम्स अंडर मिसकंडक्ट। गिल्टी वर्डिक्ट बाय कोर्ट
for a offense punishable up to 6 months imprisonment, furnishing false declaration to institute, गलत information दे रहे हो, declaration दे रहे हो, non compliance to council की guidelines. फिर अगला केस लॉ, NG दस्ताने वर्सेस श्रीकांत एस शिवड़े एंड अनदर केस इंटरप्रेटेड सेक्शन 35(1) of Advocate Act regarding professional and other misconduct. Supreme Court observed that the purpose of this phrase is to empower bar council to monitor and act against delinquent advocates who deviate from professional standards. भाई साहब delinquent बोल दिया यार, अगर आप प्रोफेशनल स्टैंडर्ड से डिविएट कर रहे हो तो आप डिलिंक्वेंट हो. वाओ. मिसकंडक्ट में इंक्लूड मिसबिहेवियर, मिसडिमीनर, मिसडीड दैट वायलेट्स नॉर्म्स एक्सपेक्टेड इन प्रोफेशनल कंडक्ट. आपको एक्सपेक्ट किया जाता है, अगर आप एक लॉयर हो तो कोर्ट में आप जो जज है उसको डायरेक्टली उसके नाम से ना पुकारो. वहाँ पे आप सुना होगा ना माय लॉर्ड, माय लॉर्डशिप, ये सब बोलता है उधर. तो देखो ये सब एक्सपेक्टेड है, दिस इज प्रोफेशनल कंडक्ट एज पर दैट प्रोफेशन. अगर आप ये सब नहीं करते हो तो दैट काउंट्स एज मिसबिहेवियर, मिसडिमीनर, मिसडीड, ये सब में. ओके. फिर वैसे ही सीएस में हो सकता है, अगर आपको सीएस का काम करना है और कुछ स्टैंडर्ड्स मेंटेन करें, आईसीएसआई ने बताया, अगर आप वो मीट नहीं कर रहे हो, मैच नहीं कर रहे हो, तो यू आर फॉलिंग अंडर मिसकंडक्ट. जॉर्ज फ्रियर ग्राहम वर्सेस अटॉर्नी जनरल, बहुत पुराना केस लेके चलेंगे. प्रीवी काउंसिल स्टेटेड दैट, एक प्रीवी काउंसिल पहले एक अथॉरिटी हुआ करती थी बहुत पहले, अपने एग्जीक्यूटिव में जब पढ़ा होगा कंपनीज एक्ट वगैरह या फिर JIGL, तो उसमें तो रहेगा. JIGL का भी नाम चेंज हो गया, जूरिस्प्रूडेंस बेसिकली. stated that misconduct is relative term depending on context, subject matter. broadly improper या wrong conduct मतलब misconduct. बस डेफिनेशन बताई इस केस में, कुछ खास नहीं. फिर ये जो अपने वो शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 वैसा था ना, तो बेसिकली दिस इज शेड्यूल 1 का पहला मिसकंडक्ट क्लॉज, शेड्यूल 1 पार्ट ए. दिस इज पार्ट ए. मैंने थोड़ा सा बेटर लिखना चाहिए था इधर भी, बट आई थॉट मे बी नॉट नेसेसरी, बट ठीक है. दिस इज पार्ट ए. देखिए ये बहुत छोटा छोटा करके लिखा है आपके लिए. ओके आगे बढ़ते हैं. इसमें और है बी. ऐसे हमको कुछ पॉइंट्स करने हैं एंड यहाँ पे जाके हमारा वो ख़त्म होगा. ओके तो लेट्स डाइव राइट इन. चलिए देखते हैं क्या बोलता है. क्लॉज 1 ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्टेड विथ रिस्पेक्ट टू PCS. क्या है ये? PCS का प्रोफेशनल मिसकंडक्ट क्या होगा. क्लॉज 1 क्या बोलता है? PCS शैल बी डीम्ड गिल्टी ऑफ प्रोफेशनल मिसकंडक्ट अगर वो अलाउ करता है एनी पर्सन टू प्रैक्टिस इन हिज नेम एज CS unless such person is also company secretary in practice, is in partnership with or employed by. अगर मैं अपना नाम किसी को दे देता हूँ और वो बंदा मेरे नाम पे प्रैक्टिस कर रहा है, मेरा DSC दे दिया, मेरा यूडिन दे दिया, उसके बेसिस पे वो काम कर रहा है, बट वो CS नहीं है, तो दैट इज मिसकंडक्ट ना भाई. वो बंदा कुछ गड़बड़ कर देगा तो प्रॉब्लम होगा ना. यू आर अ कंपनी सेक्रेटरी, थोड़ा प्रोफेशनल रहो. तो बोल रहे हाँ आप दूसरे बंदे को दे सकते हो अपना नाम, मतलब मेरा DSC उसके पास है, मेरा वो साइन ऑफ करता है, बट बिकॉज ना वो बंदा मेरा पार्टनर है, क्योंकि वो पार्टनर है, वो क्या है कंपनी सेक्रेटरी है इन प्रैक्टिस PCS है, या फिर पार्टनर नहीं है मेरा एम्प्लॉई है बीइंग अ PCS. सर वो ना मेरा एम्प्लॉई है, वो हमारे लिए ना चाय बनाता है, चाय वाला है, क्या वो मेरे बिहाफ पे वो सर्टिफिकेशन वगैरह कर सकता है, मेरा नाम यूज़ करके सर्टिफाई कर सकता है डॉक्यूमेंट? नहीं भाई ऐसा थोड़ी है, कोई भी एम्प्लॉयड नहीं होना चाहिए, PCS ओनली. सर वो बंदा CA है, क्या कर सकता है? सर मेरा अटेस्टेशन वगैरह कर सकता है मेरे बिहाफ पे, जो CS का काम है वो नहीं, वो नहीं कर सकता है. उसके अलावा जो भी काम है ना वो कर सकता है. ये किधर बोला है देखो, इंटेंट इज टू only the qualified professional render service under the banner of PCS, thereby protecting client and public interest. बचाना है भाई क्लाइंट को. कुछ भी मेरा नाम ले लिया बड़े से बंदे का, कोई PCS मयूर माइकर का नाम लेके कोई भी सर्टिफाई कर रहा है, अच्छा लगेगा नहीं. another person it permits another person to practice in the name of CS only if that person is a company secretary in practice. but council ने clarify किया है CSCWA मतलब CSCA में कैन नॉट करेंटली बी पार्टनर ऑफ PCS, बट एक अमेंडमेंट आया था जिसके बाद में दे कैन बिकम पार्टनर, बट आफ्टर अमेंडमेंट दे कैन बिकम पार्टनर. अगर इसमें अमेंडमेंट आ गया तो होगा, बट दे कैन नॉट प्रोवाइड अटेस्टेशन सर्विसेज. ये लाइन ना थोड़ी इग्नोर कर देना ट्रांसलेशन में.
they cannot become partner of PCS. They can become partner but they cannot provide attestation services. इसको भी कट कर देना. ओके, सिंपल है, इसका ज़्यादा दिमाग में लेना ही मत. बेसिक सा प्रोविजन है, आप किसी को अपना नाम मत देना अनलेस एंड अनटिल दैट इज अ PCS. कोई दूसरा बंदा काम कर रहा है आपके साथ में, अदर प्रोफेशनल, सो दे कैन नॉट प्रोवाइड अटेस्टेशन सर्विसेज. दूसरा क्लॉज क्या बोलता है? PCS डीम्ड होगा फॉर मिसकंडक्ट इफ ही पेज और अग्रीज टू पे any share, commission, brokerage in his fees or profits of his professional business to any other person other than member of institute, a partner, retired partner, legal representative of deceased partner, member of any professional body, other professional body or qualified person as prescribed by council. बोल रहा है मेरी इनकम में से, मैं मयूर एक PCS, मेरी इनकम में से मैं किसी को हिस्सा दे रहा हूँ जो कि नॉट अ CS, अपने जो ICSI है उसका मेंबर नहीं है, दैट इज मिसकंडक्ट. नॉन मेंबर्स के साथ में फीस शेयर करना. ओके, फिर आगे ये जो नीचे के पॉइंट है आई थिंक आप पढ़ पाओगे, ज़्यादा कुछ है नहीं. फिर एक्सेप्टेंस ऑफ प्रॉफिट्स फ्रॉम नॉन मेंबर्स. देखो पहला तो आप दोगे नहीं किसी को, तीसरा आप लोगे नहीं किसी से. तो PCS डीम्ड होगा मिसकंडक्ट के लिए इफ एक्सेप्ट्स और अग्रीज टू एक्सेप्ट पार्ट ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ प्रोफेशनल वर्क ऑफ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट. उनसे अगर लेगा तो चले प्रॉब्लम का. हाउएवर एक्सेप्शंस आर कार्ड आउट वेयर सच पर्सन is a partner, retired partner, legal representative of deceased partner or member of another professional institute, qualified person as prescribed. एक्सेप्शंस हो सकते हैं इन सब केसेस में. इसका पर्पस क्या है? इनडायरेक्ट शेयरिंग ऑफ इनकम नहीं होना चाहिए विद अनक्वालिफाइड अनरेगुलेटेड इंडिविजुअल्स हु आर नॉट बाउंड बाय प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स एंड एथिक्स ऑफ द इंस्टीट्यूट. लाइक क्लॉज 2, दिस प्रोविजन अलाइंस विद इंस्टीट्यूट स्टैंड ऑन परमिटिंग मल्टीडिसिप्लिनरी पार्टनरशिप अंडर रेगुलेटेड बाउंड्रीज. देखो मल्टीडिसिप्लिनरी क्या होता है कि एक फर्म है जिसमें CA, CS, अपना लॉयर, एडवोकेट या फिर अपना CMA, ये सब लोग साथ में काम कर रहे हैं. मल्टी डिसिप्लिनरी, नॉट टू अ सिंगल डिसिप्लिन, ओनली CA, CS ऐसा नहीं है. CA, CS, CMA अलग अलग लोग मिलके काम करें, मल्टी डिसिप्लिनरी पार्टनरशिप कराओ बट डिसिप्लिन में करो. CS के काम के लिए आप उसको पैसा नहीं दोगे, ऐसा नहीं होगा. देखो आपकी फर्म है, CA, CS फर्म है आपकी, उसमें 10 करोड़ का मान लो आपका एनुअल प्रॉफिट हुआ है. प्रॉफिट में डिस्ट्रीब्यूशन सबको जाएगा. और जो CS का काम है, CS के काम है, जैसे CS का अटेस्टेशन वाला काम है, सर्टिफिकेशन का काम है, उसके ही काम से 3 करोड़ आए हैं. तो ये 3 करोड़ आप ये CA को नहीं दे सकते हो. और CA का कोई काम था ऑडिट, उससे उसको 2 करोड़ मिले हैं, या आप ये CS को नहीं दे सकते हो. बस इतना ही बोलना चाहता है, समझे? पार्टनर क्लॉज 4 क्या बोलता है? पार्टनरशिप विद नॉन मेंबर्स क्या होगा? इफ वी एंटर पार्टनरशिप इन और आउटसाइड इंडिया विद एनी अदर पर्सन अदर देन कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस. आप किसी भी बंदे के साथ में पार्टनरशिप में जाओ ही मत अगर वो PCS नहीं. ओनली एक्सेप्शन इज वेदर द पर्सन इज ऑल्सो मेंबर ऑफ अनदर प्रोफेशनल इंस्टीट्यूट और क्वालिफाइड एज अ प्रिस्क्राइब्ड. द पार्टनरशिप इज नॉट इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ दिस क्लॉज. बोल रहा है अगर देखो नॉन मेंबर्स बीइंग नॉन प्रोफेशनल्स, देखो आप उनको एम्प्लॉय कर सकते हो बट आप उनके साथ में पार्टनरशिप में नहीं जा सकते हो. एक्सप्लेनेशन क्या बोलता है कि पार्टनर इंक्लूड्स अ पर्सन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया with whom a company secretary in practice has entered into partnership provided it is not a violation of this clause. The clause reinforces that professional service should be rendered only through partnership among qualified and recognized professionals, ensuring client receives service from individuals who are accounted to professional standard. ये रीज़न क्या है भाई? सिंपल है कि मेरा पार्टनर है ऐसा बोल दूंगा तो वो बंदे पे विश्वास आ जाएगा, वो क्वालिफाइड नहीं होगा तो भी, क्योंकि अरे ये बंदे का पार्टनर है ना तो ये तो अच्छा ही होगा. ऐसा ना हो क्योंकि वो बंदा इज नॉट बाउंड बाय प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स, यू आर. ठीक है, बहुत सिंपल है. आई डोंट थिंक मुझे पूरा भी रीड करके देने की जरूरत है. आपको क्लॉज बता दूंगा तो दैट इज इनफ. फिर क्लॉज 5 क्या बोलता है? प्रोवाइड्स दैट इतनी ही समरी आपको याद रखनी है इन दी एंड. आपको ये सब कंटेंट पूरा याद नहीं रखना है.
क्लॉज में क्या लिखा है, क्लॉज 5 में क्या लिखा है ये नहीं, आपको क्या बोलता है कि देखो ना किसी से पैसा लेना है ना किसी को देना है, अनलेस एंड अनटिल दे आर मेंबर्स ऑफ इंस्टीट्यूट। ना मुझे किसी को अपना नाम देना है सबसे पहले अगर वो इंस्टीट्यूट का मेंबर नहीं है फॉर द सर्विसेज। फिर क्या बोलता है, आप किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं करनी है अगर वो नॉन मेंबर है, एंड दे आर नॉट ऑल्सो प्रोफेशनल्स। अगर वो प्रोफेशनल बॉडी का मेंबर नहीं है तो भी नहीं देना है, या फिर क्वालिफाइड ना हो तो भी नहीं देना है। फिर आगे, सिक्योरिंग प्रोफेशनल वर्क थ्रू अनऑथराइज मीन्स प्रोवाइड, अगर हमने कोई प्रोफेशनल वर्क लिया है थ्रू द सर्विस ऑफ पर्सन हु इज़ नॉट एम्प्लॉय और बाय मीन्स दैट आर नॉट ओपन टू कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, अगर दिस इज कॉल्ड सॉलिसिटिंग। आपने कोई काम लिया, मैं ना किसी को कॉल करके बोल रहा हूँ, अरे सुनना तेरी कंपनी में ये लोग हैं ना, उनको बोलना कि मेरे से सर्विस ले ले और थोड़ा प्रमोट कर मेरा नाम। आप किसी ऐसे बंदे को बोल रहे हो जो है ही नहीं, या फिर आपने क्या किया, कंपनी का डेटाबेस किसी से हैक करवा के अपना उसमें डाल दिया कि इसको अपॉइंट कर दे, ऐसा वॉट एवर द रीजन है। अगर आपने कोई भी गलत तरीके से काम हासिल किया, प्रोफेशनल वर्क, किसी कंपनी को ऑडिट हासिल किया बाय गेटिंग सम फेवर्स एंड ऑल वैसी चीज़ें, दैट इज़ अनप्रोफेशनल एंड आपको ऐसा नहीं करना है। ओके फिर आगे क्लॉज 6 क्या बोलता है, अगर आपने सॉलिसिट किए क्लाइंट और प्रोफेशनल वर्क बाय सर्कुलर, एडवर्टीजमेंट, पर्सनल कम्युनिकेशन, इंटरव्यू और बाय एनी अदर मीन्स, आपको मार्केटिंग नहीं करना है, बेसिकली मार्केटिंग ऑफ योर वर्क नहीं करना है। अगर मार्केटिंग करोगे तो भी दैट इज़ नॉट ओके। फिर सर आप ये क्या कर रहे हो, आप ये क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, आई थिंक यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस, बेसिक मैंने उसको बहुत शॉर्ट में करके ही रखा है, तो यू विल बी एबल टू, ये सब एग्जाम में आने के चांसेस आर वेरी लेस, बट एज अ कंपनी सेक्रेटरी यू शुड नो। क्लॉज 7 बोलता है कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस शैल बी डीम्ड अगर if he advertises professional attainment or services, uses designation or expression other than company secretary as defined under that। ऑब्जेक्टिव क्या है, सेल्फ ग्लोरिफिकेशन ना हो, मिसरिप्रेजेंटेशन ना हो, कि आप अदर देन एक CS आप बोल रहे हो कि मैंने ये कंपनी का ये किया है, मैंने वो कंपनी का किया है, मैंने ये किया है, मुझे ये मिला है, इसके हिसाब से मेरी CS की सर्विसेज बहुत अच्छी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप ग्लोरीफाई मत करो अपने वर्क को, ये मार्केटिंग ही हुई है। अगर आप यू ट्राई टू ग्लोरीफाई योर वर्क टू अटेन क्लाइंट्स, आप एडवर्टाइज कर रहे हो वैसे तरीके से, तो आप मिसकंडक्ट कर रहे हो। ओके झूठ मूठ का आपका ज़्यादा नाम बढ़ा के दिखाना नहीं है। जैसे कि इधर भी एक लिखा है ना, यूज ऑफ प्रोफेशनल प्रमोशनल स्लोगन्स। ओके जैसे कि चलो कुछ सोचते हैं। आप भी सोचो है मेरे साथ में कि क्या स्लोगन बना सकते हैं, कि मान लो 1 2 3 4 ऑडिट सिर्फ मयूर से करवाना यार, ऐसा कुछ तो भी एक स्लोगन मैंने बना दिया, लोगों को छाप रहा हूँ, लोग पागल हो रहे हैं कि अरे ये इतना बढ़िया स्लोगन है, ऑडिट इससे करवाना है, चलो मैं सेक्रेटरी ऑडिट इसी से करवाता हूँ। ये सब नहीं करना है। बेसिकली एक एग्जाम्पल बहुत बेकार था बट ठीक है। फिर PCS मिसकंडक्ट करेगा इफ ही एक्सेप्ट्स पोजीशन ऑफ अ PCS प्रीवियसली हेल्ड बाय अनदर PCS विदाउट फर्स्ट कम्युनिकेशन विद हिम इन राइटिंग। ये वाला पॉइंट ना अगर आप देखोगे, व्हेन यू आर अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरियल ऑडिटर इन अ कंपनी, तो आपके पहले जो बंदा सेक्रेटरियल ऑडिटर था ना, आपको उसको क्या करना है, कम्युनिकेट करना है कि देखो ये कंपनी ने अभी मुझे अपॉइंट किया है, पहले तुम थे तो अभी मुझे अपॉइंट किया है। आपने उसको बताया ही नहीं कि मैं अब तेरी जगह पे अपॉइंट हो रहा हूँ, तो दिस इज प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। आपको बताना पड़ेगा आपके प्रेडेसेसर को कि आई एम गोइंग टू बी अपॉइंटेड, तुमको कुछ इशू है, कुछ है, तो वो सामने से बताएगा। ऐसा ना हो कि आप घुस गए और वो बंदे को पता भी नहीं चला कि इसने मेरी जगह ले ली। ओके अगला क्या बोलता है, if the PCS charges, offers to charge, accept or offers to accept in respect of professional employment fees which are based on percentage of profits or contingent upon finding result empowerment। इवन ये लॉयर्स के केस में होता है। लॉयर्स के केस में कैसा होता है, अगर मैं लॉयर के पास गया, मेरे को एक ना मेरी दोस्त के अगेंस्ट में केस करना है, उसने मेरे पैसे चुराए, बोल रहा सुन उससे ना अपन
कंपनसेशन लेंगे 1 लाख का। अगर केस जीत गए तो तू मेरे को 50,000 दे दे, मैं तेरे को 50,000 दे देता हूँ, केस हार गए तो कुछ नहीं। तो ये जो होता है ना कंटिजेंट बेसिस पे या परसेंटेज बेसिस पे चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मेरे काम का जितना पैसा है मैं उतना लूँगा। तेरा जो केस करना है ना, ये केस के मैं नॉर्मली फीस 5,000 लेता हूँ, तेरे से 5,000 लूँगा। सेम प्रोफेशनल सर्विस दे रहा हूँ, इस सर्विस की कॉस्ट नॉर्मली होती है मान लो 8,000 रुपीज़, तो मैं तेरे से 8,000 ही लूँगा। भले ही तू मेरे को प्रोफेशनल गेन्स एडिशनली बोल सकता है, बट आई विल नॉट टेक दैट। अगर लेता हूँ तो फिर गड़बड़ है भाई। ओके, फिर आगे, if PCS engages in any occupation or other than the profession of company secretary unless permitted by council। अगर आप कोई भी काम करते हो, आप PCS हो, आपने सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस लिया है, बट आप इसके अलावा कोई काम ऐसा करते हो विच इज़ नॉट परमिटेड बाय काउंसिल ऑफ ICSI, देन यू आर डूइंग मिसकंडक्ट। ऐसा हो सकता है कि काउंसिल ने ये चीज़ें अलाउ की है और ये चीज़ें नहीं अलाउ की, आप वो नहीं वाले में चाहूँ मत, वरना आपका जो COP है वो छोड़ दो, आप वो मत लो, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अराइज हो सकता है। फिर PCS shall allows if the PCS allows not being a member of institute or not be member not being his partner to sign on his behalf any balance sheet, profit and loss report, financial statement। देखो अटेस्टेशन सर्विस बेसिकली मेरी जो सिग्नेचर है वो कोई और कर रहा है मेरे बिहाफ पे, लाइक ऑन बिहाफ ऑफ मयूर माइकर अभिषेक। कौन अभिषेक? पता नहीं। अभिषेक कौन है भाई? CS है कि नहीं पता नहीं। CA है? नहीं पता नहीं कौन है। मेरा बस एम्प्लॉई है, BCom किया है उसने। इज ही ऑथराइज टू साइन दिस रिपोर्ट? नो, इट इज ही इज नॉट ऑथराइज। कैसे कर रहा है? प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के दौरान यही होता है, और अगर ऐसा करोगे तो आपको पकड़ा जाएगा और मारा जाएगा। फिर हम इतने देखो मिसकंडक्ट्स हैं, शॉर्ट में उसके आगे लिखा है, ये मैंने आगे सारे जो टेबल्स है उसमें नहीं लिखा है, यहाँ पे मैंने इसलिए लिखा है। अभी आप आगे वाले टेबल्स में आप जब खुद से जो पढ़ोगे एक शॉर्ट समरी ऐसी उधर लिख देना, ताकि आप बाद में उस चीज़ को याद कर पाओ। मैंने कुछ इधर लिखा है, कुछ इधर नहीं लिखा है। ओके, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट फॉर मेंबर्स इन सर्विस। एम्प्लॉयमेंट वाले CS की बात हो रही है मेरे दोस्त। क्या बोलता है? शेयरिंग एमोलमेंट्स, गिफ्ट विफ्ट नहीं लेना है भाई, मिसकंडक्ट होगा। अगर आप पे करते हो या अग्री टू पे करते हो एनी शेयर ऑफ हिज एम्प्लॉयमेंट एमोलमेंट्स टू एनी पर्सन, मतलब आपको एम्प्लॉयमेंट से कुछ भी बेनिफिट मिलता है और वो आप किसी को ट्रांसफ़र कर रहे हो, किसी को भी, इवन इफ दैट पर्सन इज अ मेंबर, आपका एम्प्लॉयमेंट आपको मिल रहा है ना। मान लो बीइंग अ CS मुझे ना रीइंबर्समेंट मिलता है कंपनी से फॉर ट्रैवल, और मैंने ना कंपनी से ट्रैवल का टिकट बुक करवाया, बट और मैं उस दिन छुट्टी पे था, मैं घर पे था, मेरे दोस्त को टिकट दे दिया और वो ट्रैवल एंजॉय कर रहा है। गलत है ना? कंपनी का तो देखो देखा जाए तो नुकसान हो रहा है। तो ये जो चीज़ है ना वो नहीं होनी चाहिए, बस इसके लिए आप किसी को ये सब शेयर नहीं कर सकते हो। दूसरा, एक्सेप्टिंग कमीशन और ग्रेटिफिकेशन, देना भी नहीं लेना भी नहीं, बस। क्या बोलता है? अगर आप कोई भी चीज़ लेते हो, फी, प्रॉफिट, गेन फ्रॉम लॉयर, कंपनी सेक्रेटरी, ब्रोकर, एजेंट, कस्टमर एंगेज बाय कंपनी, फर्म और अदर पर्सन दैट एम्प्लॉयज हिम। मैं जहाँ पे भी काम करता हूँ उनके किसी क्लाइंट से या किसी से भी आप कुछ भी एडिशनल, देखो मैं किसी लॉयर के पास काम करता हूँ, कंपनी सेक्रेटरी, ब्रोकर, एजेंट, कस्टमर एंगेज्ड, मेरे इन सब लोगों से कुछ भी पैसा लेता हूँ, जो कि मान लो मैं कंपनी में काम करता हूँ, सिंपल कंपनी का कोई लॉयर है, ब्रोकर है, एजेंट है, कोई भी है, उनसे मैं कुछ पैसा लूँ ताकि उनका मैं काम करके दे दूँ। अरे तू मेरे को रिपोर्ट भेज, मैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के से क्लियर करवा देता हूँ, उनकी सिग्नेचर ले लेता हूँ, तू बस एक काम कर, मेरे लिए 10,000 अरेंज करवा, या फिर ना मेरे लिए एक काम कर, तू मुझे एक गोवा की ट्रिप अरेंज करवा के दे, मैं करके देगा। नहीं, दिस इज प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, सिंपल है। सीक्रेट प्रॉफिट नहीं बनाना है बेसिकली, बस। फिर मिसकंडक्ट जनरल, भाई सब पे लागू होगा, PCS नॉन PCS। अगर देखो क्या होगा, डीम टू गिल्टी होंगे आप कब? इफ नॉट बीइंग अ फेलो फॉल्सली और एक्ट्स प्रेजेंटली हिमसेल्फ एज फेलो। मैं फेलो नहीं हूँ बट मैं बोल रहा हूँ मैं फेलो, FCS नहीं हूँ बट FCS बोल रहा हूँ, नहीं होना चाहिए। फिर क्या बोल रहा हूँ? shall not be guilty of misconduct, shall be guilty of misconduct if fails to provide information requested by counsel
देखो एक बॉडी है ICSI, उससे, उसकी काउंसिल से, उसकी कमिटी से, डायरेक्टर ऑफ डिसिप्लिन, डिसिप्लिनरी बॉडी, क्वालिटी रिव्यू बोर्ड, एपीलेट अथॉरिटी, किसी ने भी इंफॉर्मेशन मांगी, मैंने दी नहीं, मिसकंडक्ट। ओके, किया कि नहीं मिसकंडक्ट प्रोफेशनल वाला, ठीक है। अदर मिसकंडक्ट शेड्यूल 1 का, अभी भी हम शेड्यूल 1 पे ही हैं। ओके, फिर गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन, member is considered guilty if while soliciting professional work from another company secretary responding to tenders inquiry through advertisement write ups he provides information knowing it to be false। जानबूझ के आप गलत इंफॉर्मेशन देते हो तो भी आप क्या हो, प्रोफेशनल मिसकंडक्ट के लिए लायबल हो, गिल्टी हो। अदर मिसकंडक्ट जनरल वाले जो अदर आते हैं, और कि क्या बोल रहे हैं, मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट शैल बी डीम्ड टू बी गिल्टी ऑफ अदर मिसकंडक्ट इफ, अगर आपको कोई सिविल या क्रिमिनल कोर्ट आप पे लगा इम्प्रिजनमेंट लगा देता है अप टू 6 मंथ्स, अप टू 6 मंथ्स का अगर आप पे कोई भी फाइन या इम्प्रिजनमेंट लगती है, आप पे ऑर्डर आ जाता है ऐसा, तो यू आर अदर मिसकंडक्ट में फॉल करने वाले बंदे। तो फिर इंस्टीट्यूट एक्शन लेगा, भाई तू ऐसे क्या काम कर रहा है कि कोर्ट बीच में आ गया, तो हमारे रेपुटेशन की तो लंका लगा दे रहा है, ठीक है। छोटी सी छोटी चीज़ें भी इंटीग्रिटी खराब करती है अपनी। अगर मान लो डीम टू बी गिल्टी इफ इन द ओपिनियन ऑफ काउंसिल ब्रिंग्स डिसरिप्यूट वेदर रिलेटेड टू और नॉट रिलेटेड टू प्रोफेशनल वर्क, बेसिकली वो पुनीत सुपरस्टार या फिर दीपक कलाल जैसे काम करते हो, बीइंग अ कंपनी सेक्रेटरी, लोगों को पता है ये बंदा CS है, आप CS का नाम खराब करोगे ऐसा। फिर पार्ट 1 ऑफ आर शेड्यूल 2 क्या बोलता है, क्लॉज 1। सबसे पहले देखो अब तक हमने क्या पढ़ा है, शेड्यूल 1 4 पार्ट 1 2 3 4, PCS CS इन एम्प्लॉयमेंट, ऑल मेंबर्स, इन सब के प्रोफेशनल मिसकंडक्ट और ये अदर मिसकंडक्ट। सिंपल इतना पढ़ लिया है, इसके नोट्स बहुत सिंपल सादे बढ़िया बनेंगे अपने। इतना बड़ा जो कंटेंट ICSI ने दिया ना, इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेट मी जस्ट चेक हमारे पास कितना टाइम है, वी हैव एम्पल टाइम। फिर कंपनी सेक्रेटरी शैल बी डीम्ड टू बी इन प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, ये कौन से वाला है आपको पता है, PCS वाला, ये ऊपर हमने पढ़ा था। ओके, if it discloses confidential information acquired during his professional agreement without client consent or unless required by law। अगर आपने क्लाइंट की कोई भी ये देखो, अगर आप ना अपना जूरिस्प्रूडेंस याद करोगे, कुछ आपने पढ़ा होगा एडवोकेट लोगों पे भी ये सब होते हैं ना प्रोफेशनल एंगेजमेंट में, अगर आप कोई भी क्लाइंट की इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करते हो कोर्ट के सामने एडमिसिबल नहीं होगी, वैसी ही चीज़ें इधर आ रही है। और वो सेकेंड शेड्यूल क्या है, थोड़ा सीरियस है। शेड्यूल 1 में जो चीज़ें दी है ना वो थोड़ी सी ठीक है, आपने देखा शेड्यूल 1 सिर्फ बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन तक जाता है और आपका ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तक का आपका सस्पेंड कर देंगे आपका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में। बट शेड्यूल 2 इज़ वेरी मच स्ट्रिक्ट, अगर आप क्लाइंट के साथ कुछ गलत करते हो वाइल बीइंग अ PCS, तो क्लाइंट का तो CS के प्रोफेशन से ही भरोसा उठ सकता है, समझे। तो ऐसा प्रिविलेज कम्युनिकेशन है, ये सब बाहर नहीं जाना चाहिए बेसिकली। फिर क्या करते हो, if certifies submits report without personally or through his partner employee or another company secretary in practice examining the facts। आपने सर्टिफाई कर दिया विदाउट चेकिंग, अभी हमने पिछले ही लेक्चर में एक देखा था लास्ट केस लॉ कि उसने सर्टिफाई किया, कितनी सारी चीज़ें पता चली गड़बड़ है, तो उस पर लग गई पेनल्टी। फिर allows his name or firm's name to be associated with any forward looking statement or forecast which may imply the guarantee of its accuracy। देखो आप एक PCS हो, आप सिर्फ डेटा जो ऑलरेडी है वो चेक करके बता सकते हैं, ये सब ठीक है। आप भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते हो ना, नहीं कर सकते हो भविष्यवाणी। आप फ्यूचर फोरकास्ट, फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट, ये सब चीज़, फॉरवर्ड लुकिंग मतलब कि ये कंपनी ना आगे जाके प्रॉफिटेबल होगी, भरोसा नहीं है भाई इसका कुछ भी, आगे जाके प्रॉफिटेबल रहेगी नहीं रहेगी। देखो ऐसा हो सकता है 99% चांस है, बट 1% चांस है कि डूब सकती है, ये बात हमेशा याद रखना। PCS कोई फॉरवर्ड लुकिंग स्टेटमेंट या फ्यूचर फोरकास्ट, फ्यूचर प्रेडिक्शन नहीं दे सकता है, बिकॉज फ्यूचर इज अनसर्टन। और अगर गड़बड़ हुई तो PCS के नाम से इंस्टीट्यूट का नाम गया।
PCS is prohibited from expressing opinion on report relating to business enterprises in which he, his firm or partner has substantial interest. Substantial मतलब 25% या उससे ज़्यादा उसका कुछ एक इंटरेस्ट है कंपनी में. ओके तो अगर मेरा कंपनी में इंटरेस्ट है, कोई भी एंटरप्राइज में इंटरेस्ट है, तो मैं उसके रिलेटेड कोई ओपिनियन या रिपोर्ट नहीं दूंगा, उसका मैं ऑडिट नहीं करूंगा, उसका मैं कुछ सर्टिफाई नहीं करूंगा. वरना क्योंकि मेरा इंटरेस्ट है ना, अगर कंपनी का कुछ गड़बड़ मिला मैं तो छुपा दूंगा. क्यों? क्योंकि फिर मेरा लॉस हो जाएगा ना, है कि नहीं. फिर फेल्स टू डिस्क्लोज मटेरियल फैक्ट नोन टू द पीसीएस विच इज एसेंशियल फॉर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ रिपोर्ट और स्टेटमेंट इज एसोसिएटेड विद कंस्टिट्यूट सम मिसकंडक्ट. कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मेरी गलती है, मैंने जानबूझ के नहीं किया, मुझे पता है ये मटेरियल है बट मैंने डिस्क्लोज नहीं किया, तो भी भाई तेरी ही गलती है. ये तेरे छोटी सी मिस्टेक की वजह से मटेरियल फैक्ट तेरे को पता ही है मटेरियल है, हमको तेरी रिपोर्ट पे भरोसा था और तूने ये सब कर दिया हमारे साथ में. गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट इफ फेल्स टू रिपोर्ट अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन अ डॉक्यूमेंट और स्टेटमेंट इन विच ही इज प्रोफेशनली इन्वॉल्व विद. आप प्रोफेशनली जिसमें काम कर रहे हो उसमें आप बताएं, फेल्स टू रिपोर्ट मटेरियल मिसस्टेटमेंट, कुछ गलती थी आप बता नहीं पाए, कुछ बड़ी इन्फॉर्मेशन है वो भी आपने छुपा के रख दी, पकड़े गए. फेलियर टू एक्सरसाइज ड्यू डिलिजेंस, बीइंग ग्रॉसली नेग्लिजेंट इन प्रोफेशनल ड्यूटीज. ये कुछ 5, 6, 7. अरे हाँ यार सर, ये लास्ट लेक्चर में हमने किया था 5 to 7 वाला पॉइंट. हाँ सर सही बात कर रहे हो. आई थिंक हमने 8 वाला भी पढ़ा था. हाँ सर ये पढ़ा था लास्ट लेक्चर, अभी जस्ट हमने 3.3 देखा था कल, अभी ये देख रहे तो हमको समझ में आ गया. PCS is liable if he fails to obtain sufficient information before expressing his opinion, or where expectation to his opinion, exceptions to his opinion are so significant that they negate its opinion itself. बोल रहा है सब कुछ सही है बट 99% गलती है. तो सब कुछ सही कैसे है भाई? सब कुछ सही कैसे है? अगर 99% गलत है तो सब कुछ नहीं. देखो 100 गलतियां है, आप बोल रहे हो 100 चीज़ें सही है, एक चीज़ गलत है, ठीक है. आप बोल रहे हो एक चीज़ सही है 100 चीज़ें गलत है, तो आपका तो सब कुछ ही गलत है बेसिकली कंपनी का. आप निगेट नहीं करना चाहिए अपना ओपिनियन एक्सेप्शंस में. ओके. मिसकंडक्ट अराइजेज व्हेन पीसीएस फेल्स टू ड्रॉ अटेंशन टू मटेरियल डिपार्चर फ्रॉम जनरली एक्सेप्टेड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस. आप कोई भी कंपनी ने गड़बड़ की है, जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बोर्ड गलत है, ये गलत है, ये सेक्रेटरियल प्रैक्टिस है, ये सब आपने चेक करना चाहिए था, नहीं किया, आप नहीं कर पाए, गए, पकड़े गए. Okay, if does not maintain clients funds in a separate bank account or fails to use them in their intended purpose. क्लाइंट से पैसा आया फॉर्म भरने के लिए और आपका जो फर्म है पीसीएस उसका एक सेपरेट बैंक अकाउंट होना चाहिए. मेरा पर्सनल बैंक अकाउंट और मेरी फर्म का बैंक अकाउंट दो डिफरेंट होने चाहिए. क्लाइंट का पैसा मेरे बैंक अकाउंट में नहीं आना चाहिए, सेपरेट बैंक अकाउंट होना चाहिए, समझे. फिर ऑल मेंबर्स के लिए वेदर पीसीएस और नॉट. सेकेंड शेड्यूल का प्रोफेशनल मिसकंडक्ट क्या बोलता है? इफ़ ही कॉन्ट्राविन्स प्रोविजन ऑफ एक्ट, रेगुलेशन, काउंसिल इशूड गाइडलाइंस. अगर आप ऐसा करते हो तो सेकंड इसमें आ जाते हो. बहुत सारी चीज़ें छोटी मोटी आती रहती है इसमें. फिर इसमें क्या आता है? डिस्क्लोजिंग कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन अक्वायर्ड ड्यूरिंग एम्प्लॉयमेंट एक्सेप्ट वेयर लीगली रिक्वायर्ड बाय एम्प्लॉय. सेम है जो ऊपर पढ़ा था बट दिस इज मोर स्पेसिफिक टू एम्प्लॉयमेंट. अगर आप एम्प्लॉयमेंट में ऐसी चीज़ करते हो, आपकी एम्प्लॉयमेंट की कोई बड़ी इन्फॉर्मेशन थी, मैं अभी कंपनी छोड़ के जा रहा हूँ, मुझे पता चला है कंपनी में कोई मेजर इशू चल रहा है, मैं बाहर जाके मैंने इशू बता दिया तो कॉम्पिटिटर को फ़ायदा हो जाएगा, ऐसा तो ये नहीं करना चाहिए. ये मेनली एम्प्लॉयमेंट वाला है. ओके ओके. फिर मेंबर शैल बी डीम्ड इफ ही नोइंगली फर्निशेस फॉल्स पर्टिकुलर्स इन सबमिशन टू इंस्टीट्यूट और डिसिप्लिनरी बॉडी. जानबूझ के गलत इन्फॉर्मेशन सबमिट कर रहा है तो मिसकंडक्ट है. डिफॉल्केशन और एम्बेजलमेंट ऑफ मनी रिसीव्ड बाय मेंबर इन प्रोफेशनल कैपेसिटी. आपको पैसा मिला था एक चीज़ करने के लिए और कर दूसरी चीज़ रहे हो तो नहीं करना है. क्लाइंट से पैसा मिला था फॉर्म भरने के लिए, आप फॉर्म भरो, अदर चीज़ें मत करो. फिर पार्ट 3 ऑफ सेकेंड शेड्यूल विच इज़ अपना हमने जो अभी पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, क्या पढ़ा था भाई बताओ. दिस इज अदर मिसकंडक्ट. क्या बोलता है? पार्ट 3 रिलेट्स टू अदर मिसकंडक्ट बाय मेंबर. क्लॉज 1 ऑफ दिस पार्ट, इसके क्लॉजेस नहीं डिफाइन किए शायद से मैंने. ओह माय गॉड. ठीक है, इट्स फाइन. member whether in a practice or not shall be deemed guilty of misconduct if
is held guilty by civil or criminal court for offense punishable with imprisonment exceeding 6 months, 6 महीने से ज़्यादा अगर imprisonment है और उसके लिए आप पकड़े गए हो तो शेड्यूल 2 में जाओगे, 6 महीने से कम है तो शेड्यूल 1 में जाओगे. दिस प्रोविजन ट्रिगर्ड ओनली आफ्टर द फाइनल अपील इज डिस्पोज्ड ऑफ कंफर्मिंग द गिल्ट. जब तक आप गिल्टी नहीं हो जाते हो तब तक नहीं आएगा. ओके The procedure for complaint and inquiry relating to professional and other misconduct is laid under Regulation 15, applicable to matters pending before council or disciplinary inquiry initiated before this 2006. DC is empowered to investigate complaint received under Section 21. If complaint already been addressed previously, Secretary may close this matter. Complaint must be in prescribed format, verified and supporting. A deposit of 50 rupees must accompany all complaints. देखो कोई भी कंप्लेंट आए वो बोल रहे हैं प्रिस्क्राइब फीस आना चाहिए, तो 50 रुपये बस आएगा एक्सेप्ट गवर्नमेंट वाला. इफ कंप्लेंट लैक्स फॉर्म एंड कंप्लीटनेस वापस दे दो उसको. अपॉन रिसीविंग वैलिड कंप्लेंट सेक्रेटरी मस्ट सर्व नोटिस टू मेंबर और फर्म. रिस्पोंडेंट में रिप्लाई विद इन 14 days. एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी सॉर्ट बाय सेक्रेटरी प्रेसिडेंट. प्राइम में फीसी केस अगर है तो ये आगे जाएगा थ्रू डिसिप्लिनरी कमेटी, अदरवाइज डिसमिस. प्रोसीजर ड्यूरिंग इंक्वायरी इज गवर्न बाय रेगुलेशन 18. फिर सेक्रेटरी प्लेसेस ऑल रेलेवेंट फैक्ट्स इन डीसी which has power to examine evidence and regulate its procedure. Complainant and responder receive notice of hearing, may represent themselves or appoint legal counsel जो कि उनको represent करेगा. If composition of committee changes during this, inquiry is not valid unless party request a fresh inquiry within 15 days. Upon completion जो कमेटी है वो काउंसिल को रिपोर्ट दे देगा. और काउंसिल्स प्रोसीजर आफ्टर रिसीविंग डिसिप्लिनरी कमेटी का रिपोर्ट, फर्दर इंक्वायरी लगा तो वो बोलेगा. अगर मेंबर नॉट गिल्टी है तो प्रोसीडिंग क्लोज, गिल्टी है तो मेंबर को अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देके उस पर पेनल्टी लगेंगे और जो भी ऑर्डर आएगा उसके अगेंस्ट जाएगा. मल्टी डिसिप्लिनरी फॉर्म क्या होता है, मैंने बताया था आपको. CA, CS, CMA सब लोग ऐसे अलग अलग प्रोफेशनल के साथ में काम कर रहे हैं तो उसको बोलेंगे हम मल्टी डिसिप्लिनरी फॉर्म. दैट इज इट. अभी हमको बस ये कुछ छोटे मोटे चीज़ें पढ़नी है एंड देन वी कैन क्लोज दिस चैप्टर. तो जस्ट मुझे फ्यू सेकेंड्स देना, मैं सांस लेके वापस आता हूँ. तो यूडिन क्या होता है? यूडिन इज अ 17 डिजिट सिस्टम जनरेटेड यूनिक number introduced by ICS to verify the authenticity of document attested and certified by CPCS as per the UDIN guidelines. UDIN must be generated at the time of signing of report, return certificate and other documents up to 7 days in advance. Must be mentioned on the certificate report along with the COP number. Effective from October 2019, quoting UDIN is mandatory. देखो UDIN एक नंबर कैसा होता है, जो COP नंबर है वगैरह ये सब कोई भी फिर से जाके आपका कॉपी करके कहीं पे डाल सकता है यूडिन, ताकि आपका जो डॉक्यूमेंट है जिस पे आपका अटेस्टेशन आ रहा है वो आपका ही है, वो वेरीफाई करने के लिए एक यूडिन, एक 17 डिजिट कोड हैज़ बीन मेड मैंडेटरी बाय ICS है. ये आप अगर अभी प्रोफेशनली काम नहीं करते हो किसी फर्म में या कंपनी में तो आपको ये ज़्यादा समझेगा नहीं, लेकिन अगर आप कहीं काम करने जाओगे and then you will see certain forms, ये attested documents वगैरह देखोगे, then you will understand कि हाँ ये कुछ नंबर होता है, this how this is generated and everything. Okay, and this is a mandatory thing from 2019. UDIN guidelines have been issued by ICSI in order to enable stakeholders to verify authenticity of documents certified by PCS, prevent counterfeiting of various attestation. देखो अगर हैंड रिटन ऐसा सिग्नेचर होगा या DSC होगा, कोई भी चुरा के या ऐसे करके लिख सकता है. यूडिन सबको नहीं मिलेगा, यूडिन सिर्फ जिसका एक्चुअली होगा उसको ही मिलेगा. प्रोवाइड ईज ऑफ मेंटेनिंग द रजिस्टर ऑफ अटेस्टेशन, सर्टिफिकेट सर्विस रेंडर्ड बाय PCS. एंश्योर कंप्लायंस विद गाइडलाइंस ऑफ ICSI विद रिस्पेक्ट टू सीलिंग ऑन नंबर ऑफ सर्टिफिकेशन दैट मे बी रेंडर्ड बाय प्रैक्टिशनर. एक लेवल है कि आप इतने ही लोगों को दे सकते हो एट अ टाइम. ऑटोफिल डिटेल्स ऑफ सर्टिफिकेशन रेंडर्ड बाय PCS. ओके. In forms like MJT7, UDIN must be attached by optional attachment if no specific field is available. ECSIN क्या है? Employee Company Secretary Identification Number. अगर देखो UDIN PCS के लिए, ECIN किसके लिए? Other than PCS के लिए. 18 digit unique alphanumeric number generated by members in employment with active membership at the time of joining or leaving organization. पर्पस क्या है? ताकि कंपनी सेक्रेटरी का उस कंपनी में अपॉइंटमेंट सिचुएशन ट्रैक हो पाए. सिंपल. बोथ गाइडलाइंस 2019 से मैंडेटरी. यूडिन एंड ECSIN हैव बीन मैंडेटरी फ्रॉम October 2019.
फिर अपने लास्ट 2 पेज बचे हैं, गाइडलाइंस फॉर एडवर्टीजमेंट बाय CS 2020। क्या बोलता है गाइडलाइंस? ये गाइडलाइंस 1 अप्रैल 2020 से कोरोना के ही टाइम से इन्होंने इफेक्टिव किया है फॉर सम रीज़न। शैल बी एप्लीकेबल टू ऑल एडवर्टीजमेंट बाय ICSI मेंबर्स rendering advisory, consultancy, representation service, whether holding certificate practice of institution or otherwise, मतलब member non member दोनों के लिए है। The following activities are permitted for CES in practice as means to advertise। देखो क्या आप कर सकते हो टू एडवर्टाइज योर सेल्फ, ये इन्होंने बताया, आप यही कर सकते हो, इसके अलावा मत करो। आप अपना स्कोप ऑफ वर्क अपनी वेबसाइट पे दिखाओ, वेबसाइट बनाओ अपनी, उस पर दिखा दो कि हम करते हैं। विजुअल आइडेंटिटी इन कंप्लायंस विद गाइडलाइंस ऑफ इंडिविजुअल लोगो इशूड बाय ICSI। आप अपना ICSI का लोगो अपनी वेबसाइट पे चिपका सकते हो कि ये CS है दिखाने के लिए। लोकेशन एंड डेकोर ऑफ वर्क प्लेस, मीटिंग रूम, ये डिस्प्ले कर सकते हो। फॉर्म नेम, लोगो, एंटिटी, यूनिफॉर्म, ऑफिस, स्टेशनरी, ये सब जो आपका पूरा जो स्टाफ है आपका, मान लो फॉर एग्जांपल ये मेरे ऑफिस का डब्बा है, मेरी फॉर्म है, मैं बनाता हूँ, तो मैं अपना नाम इस पर छाप दूंगा PCS मयूर माइकर, चलेगा। यहाँ पे मैं अपना ये कर सकता हूँ, मेरे यहाँ पे जो काम कर रहा है बंदा बाहर जा रहा है, उसके शर्ट पे लिखा होगा PCS मयूर माइकर फॉर्म, ऐसा कुछ तो भी, वट एवर द नेम इट मे बी, सब बाहर दिख रहा है, ऐसा मैं एडवर्टीज कर सकता हूँ। प्रोफेशनल अपडेट्स एंड राइट अप इन एनी मोड। अगर आप देखते होगे ना, आप थोड़ा भी अगर आप इन्वॉल्व हो प्रोफेशनल चीज़ों में इन अदर देन योर स्टडीज़, तो आपको आप देखोगे कि एक मान लो कोई मेहता एंड मेहता कंपनी, राजू एंड राजू कंपनी, वॉट एवर, ऐसे जो होते हैं ना वो ऐसा ज्ञान देने के लिए आते रहते हैं, वेबिनार बनाएंगे, ये बनाएंगे। इट इज़ नॉट ओनली फॉर द पर्पज ऑफ मेकिंग पीपल अवेयर, दैट इज़ वन पॉइंट। सेकेंडली, ऐसे वेबिनार रख के लोग देखने आएंगे, लोगों को पता चलेगा दिस फर्म एग्जिस्ट एंड इनके पास इतना अच्छा नॉलेज है, तो ये अपने वेबिनार्स वगैरह बनाते हैं, अपने राइटअप्स प्रोवाइड करते हैं, कहीं ना कहीं जाते हैं। लोकल रेडियो और टेलीविजन टीवी पे आ सकते हो आप, लोकल वाले, लोकल लिखा है ये वर्ड ध्यान रखना, आप स्टार प्लस पे आ जाओगे, दैट इज़ नॉट लोकल। गिविंग स्पीच, लेक्चर एट प्लेटफॉर्म इंक्लूडिंग सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, ट्रेनिंग प्रोग्राम, वर्कशॉप, कन्वेंशन, यहाँ से जा सकते हो। होल्डिंग प्रोफेशनल सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, वर्कशॉप, स्पॉन्सरिंग एनी इवेंट और हेल्पिंग विद कम्युनिटी प्रोग्राम, डूइंग वॉलंटरी वर्क, जैसे अपना बेसिकली चैप्टर ऑफिस में जो काम करते हैं वैसा भी। यूज़ ऑफ सोशल मीडिया पे अपने अकाउंट वगैरह बनाओ, वहाँ पे प्रमोट करो अपने आप को, वो चलता है। रिस्ट्रिक्शन क्या है भाई? रिस्ट्रिक्शन सुनो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अदर ऊपर से ज़्यादा ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? आप CS एक्ट को वायलेट नहीं करने चाहिए, फॉल्स मिसलीडिंग कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बतानी है, आप सुपीरियर हो किसी से भी ये नहीं बताना है। XYZ कंपनी सेक्रेटरी है ना, इतना अच्छा नहीं करता है, मेरे से काम करवाओ, मैं उससे 10 गुना बेटर करता हूँ। रिकॉर्ड शो करता है कि अगर हमने 10 बार पंजा लड़ा है तो 9 बार मैं जीता हूँ, इसीलिए आई एम सुपीरियर टू। क्या बात है? Not to be indecent, sensational, otherwise in nature to bring disrepute to institute. Not contain fabricated or false testimonial endorsement concerning company secretary. गलत चीज़ें नहीं बतानी है। Not refer CS as a specialist or expert. I am expert in certification, ऐसा कहीं पे नहीं बताना है। गुड वगैरह बोल दो, बट रिलेटिव सुपरलेटिव टर्म्स यूज मत करो। आई एम द बेस्ट, ये नहीं बोलना है। देखो यहाँ पे लिखा है अभी, एडवर्टीजमेंट शैल नॉट बी सेल्फ लॉडेटरी, खुद की ही तारीफ मत करो। बेस्ट, बेटर, चीपेस्ट, ऐसी वर्ड्स यूज मत करो। चीपेस्ट तो और ही बुरा लगता है, मतलब ऐसा प्रोफेशन है, तुमने इतनी मेहनत करके, इतना पढ़ के तुम एक CS बने हो, और क्या बोल रहे हो मार्केट में सबसे चीप कौन मैं? अच्छा लगता है क्या? Not represent that the quality of professional service is greater than quality of professional service performed by others. CA से अच्छा तो मैं ही करके देता हूँ, ये नहीं बताना है। ओके। Not constitute guarantee, warranty, prediction regarding outcome of professional assignment, कि मेरे पास अगर आओगे ना तो 101% क्लियर ही करके दूंगा, नहीं। अगर हुआ तो हो सकता है, नहीं तो नहीं। आई कैन नॉट मेक अ गारंटी ओवर समथिंग। नो वे इंडिकेट द चार्जिंग ऑफ फी इज कंटिजेंट और आउटकम दैट नो फी विल बी चार्ज। वही जो हमने ऊपर बोला था कि आउटकम के बाद में फीस नहीं, जितना है उतना फिक्स। नॉट कंटेन एनी रेफरेंस टू पास्ट सक्सेसेस रिजल्ट्स विच इंडिकेट्स अ गारंटी। मैंने आज तक 100 में से 98 केसेस में जीत दिलाई है, 2 में तो हारा है ना, तो आप ये नहीं बोल सकते 98 में जीता हूँ तो अगले वाले में जीतूंगा ही। जैसे फॉर एग्जाम्पल, वी मेड मेसर्स एक्सेसेस विन द केस, मीट द मास्टर्स, ऐसा कुछ नहीं बोलना है आपने। नॉट बी असाइंड फॉर प्लीजिंग कस्टमर्स विच माइट मिसलीड इवेंचुअली हार्म कस्टमर थर्ड पार्टी। ऐसा कस्टमर को अच्छा लगे ऐसा ही मत बनाओ, आप प्रोफेशनली अच्छे रहो। ह्यूमरस स्लोगन्स नहीं रखना है, सेव रुपीज दिस कम टू अस वी विल टेल यू हाउ।
ऐसा ह्यूमरस स्लोगन्स नहीं रखने, आप इंस्टीट्यूट के बड़े इंसान हो, अच्छा लगना चाहिए। CS और फर्म ऑफ कंपनी सेक्रेटरी शैल नॉट लिस्ट हिज और हर सर्विस ऑन एग्रीगेटर वेबसाइट। सुलेखा, OLX, अर्बन क्लैप से ऑर्डर करो, कंपनी सेक्रेटरी घर पे आके कंपनी बना के देगा, अच्छा नहीं लगेगा ना ऐसा। बराबर है, अपनी इंस्टीट्यूट है, हमको थोड़ा रिस्पेक्ट के साथ काम करना है। ऐसे वेबसाइट्स पे अपनी सर्विसेज लिस्ट नहीं करनी है अपनों कि जैसा पैसे देके मिल जा रहा है कंपनी सेक्रेटरी चिल्लर में, एंड नॉट गुड। ओके, company secretary or firm of CS shall not join or project himself itself as a member of MLM, member of network association or any MLMs, कि मैं तुमको ज्वाइन करता हूँ, तुम और लोगों को लेके आओ और फिर तुम जितने लोगों को लेके आओगे उतना तुमको पैसा मिलेगा। ये MLM स्कीम होती है बेसिकली, उसमें कुछ काम नहीं होता है, बस दूसरे लोगों से पैसा लेके तुमको उनको इस गेम में फंसाना है और उनसे जो पैसा आया तुम्हारा, ऐसा होता है इसमें। एड अदर पर्सन एज मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बेसिकली भाई ऐसा कुछ नहीं करना है, ये सब काम आपने नहीं करना है। एडवर्टाइजमेंट शैल ऑल्सो इंक्लूड फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्क्लेमर। क्या? कंटेंट एंड क्लेम इन द वेबसाइट इशूड बाय द एडवर्टाइजर वेयर सोल एंड एक्सक्लूसिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एडवर्टाइजमेंट। ICSI डज नॉट ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंटेंट और क्लेम्स व्हाटसोएवर। आपको ये लिखना पड़ेगा कि आपके क्लेम की रिस्पॉन्सिबिलिटी ICSI की नहीं, आपकी खुद की है। Non-compliance to this may be enforced from time to time. Any manner of whatsoever shall be deemed to be professional misconduct and concerned member shall be liable to disciplinary action. Simple, समझा क्या था ये हमारा पॉइंट? हमारा पॉइंट था गाइडलाइंस फॉर एडवर्टीजमेंट बाय ICSI। प्रोफेशनल लाइबिलिटी देखो दो तरीके की होती है, स्टैट्यूटरी लाइबिलिटी और अपनी कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी। देखो, CS is accountable for statutory administrative duty under the Companies Act. This includes filing of return etc etc. CS अगर कुछ गलती करता है तो वो ऑफिसर एंड डिफॉल्ट की डेफिनेशन में आता है। आप जाके अगर अपना डेफिनेशन सेक्शन में जाओगे ना तो आपको ऑफिसर एंड डिफॉल्ट की डेफिनेशन मिलेगी, उसमें पता चलेगा कि CS भी आएगा। स्टैट्यूटरी लायबिलिटी क्या आ सकती है? जो कि आपको करना है, आपको मान लो सेक्शन 2205 जो है अपना, उसमें लिखा है ये सब करना, आप नहीं कर रहे हो तो आप पे लाइबिलिटी आएगी। जैसे कि स्टैट्यूटरी लाइबिलिटी का एग्जांपल, मेंटेनेंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स, अरेंजिंग मीटिंग्स, इशूइंग सर्टिफिकेट्स, प्रिपेयरिंग ऑफ मिनट्स, ये आपकी स्टैट्यूटरी लाइबिलिटी। नहीं करोगे आप पे खतरा आएगा। और कॉन्ट्रैक्चुअल लाइबिलिटी, दिस इज एज पर द कॉन्ट्रैक्ट विद कंपनी। प्रोफेशनल लाइबिलिटी इज एज पर द एक्ट एंड कॉन्ट्रैक्चुअल मीन्स एज पर द कॉन्ट्रैक्ट विद कंपनी। कंपनी क्या क्या बोल सकती है? लाइबल ऑफ ब्रीचिंग एंड एक्सीडिंग अथॉरिटी, लाइबल टू डिस्क्लोज सीक्रेट इन्फॉर्मेशन, liable to fraud, liable to abide all terms of contract, protect interest of company। NDA बेसिकली नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट, ये कंपनी छोड़ के जाओगे तो ये इन्फॉर्मेशन आप बाहर नहीं बताओगे, आप सीक्रेट प्रॉफिट नहीं कमाओगे, आपको जितना बोला है उससे ज़्यादा काम नहीं करना है, अपनी अथॉरिटी एक्सीड नहीं करनी, ये सब बेसिकली कंपनी का होगा। ओके, एक केस लॉ है, इतना पढ़ेंगे एंड विल बी डन विद इट। दिस इज़ नॉट हाईलाइटेड, जो आप अपने हिसाब से कर लीजिए थोड़ा सा, मेरे इसमें यूजुअली बोल्ड होता है। क्या बोलता है ये? इट वॉज हेल्ड दैट डायरेक्टर ऑफ पब्लिक कंपनी लिमिटेड और प्राइवेट कंपनी लिमिटेड कैन टेंडर इज रेजिग्नेशन यूनिलैटरली विदाउट फाइलिंग फॉर्म 32 एंड विदाउट सेंडिंग नोटिस टू ROC। आप अपना रेजिग्नेशन दे सकते हो, फॉर्म 32 पहले होता था ऐसा कुछ, तो आपको ये सब फॉर्म नहीं भरना है। कोई कंपनी का डायरेक्टर है ना, वो अपने साइड से दे देगा, और अभी ये ऐसा नहीं ROC को नोटिस देना ही पड़ेगा अगर रेजिग्नेशन होता है। एंड क्लियर दैट द फाइलिंग ऑफ द सेड फॉर्म एंड गिविंग नोटिस ड्यू इंटीमेशन of due intimation information of ROC is duty of company secretary not the director। तो ये फॉर्म 32 को आप बोलो DR12 ताकि आपको समझे। DR12 फाइल करना डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंपनी सेक्रेटरी इफ इज अपॉइंटेड। तो अगर डायरेक्टर ने बोल दिया आई एम लीविंग द कंपनी एंड वो चला गया तो डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर ROC को नहीं पता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी की CS की, क्योंकि भाई तेरा काम है DR12 फाइल करना, तूने नहीं किया। Said letter has to be moved in the meeting of directors. It may be ordinary meeting or EGM or special meeting as the case may be, and board of director have taken a decision whether the board is accepting registration or not. Intimation should be sent to such director after such resolution is passed. The CS is under obligation to comply with legal formality for giving such finishing touch to resolution which has been passed in the meeting. कि चलो इसको छोड़ना है, छोड़ दिया। It is for the CS to fill the forms as prescribed and give due intimation to ROC as law requires. It is to be mentioned in all prescribed registers of the company, account, balance sheet of the company. Thereafter, the said fact is to brought to the notice of the members of the company as early as possible and at the latest stage। अगर सिंपल BOD बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने बोला है मिस्टर A जो डायरेक्टर है
इसका रेजिग्नेशन जो है वी आर ओके विथ इट। तो इसके बाद में रेजिग्नेशन आपको जनरल मीटिंग में भी लेके जाना पड़ेगा, बट उसके पहले DRA-12 फाइल करना पड़ेगा। तो ROC को बताने के लिए, ROC को बताएगा कौन, ये CS का काम है। इसको जब आप ROC को बताओगे उसके बाद में ही जनरल मीटिंग में जाना चाहिए, सिंपल। ओके, अभी कुछ बचा है हमारा? नहीं सर, हमने पूरा चैप्टर 0 to 100 पूरा कवर कर लिया। जाने से पहले एक बार हम थोड़े से नोट्स जो है ना मैंने एडिशनली बना लिए थे आपके लिए डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म के, ताकि आपका टाइम बचे। मैं नोट डाउन करूँगा एंड इट विल टेक टाइम। तो सबसे पहले डिसिप्लिनरी डायरेक्टर का क्या था, इतना तो हमने तो पढ़ ही लिया था। आगे डिसिप्लिनरी मैकेनिज्म में कैसे था, कंप्लेंट इन्फॉर्मेशन आई है, कंप्लेंट इन्फॉर्मेशन डिसिप्लिनरी डायरेक्टर के पास में। शेड्यूल 1 के हिसाब से मिसकंडक्ट है तो डिसिप्लिन वाले बोर्ड के पास जाएगा, शेड्यूल 2 है तो डिसिप्लिनरी कमेटी के पास में जाएगा। 21 है 21B। फिर हमने कुछ कंपोजिशन देखा था डिसिप्लिनरी कमेटी का कि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट होगा, 2 मेंबर्स फ्रॉम काउंसिल होंगे, 2 मेंबर्स फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट होंगे, और उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट वालों का इन लॉ, इकोनॉमिक्स, बिजनेस, फाइनेंस एंड अकाउंट्स। फिर अगर बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन कुछ एक्शन लेगा तो क्या लेगा, और डिसिप्लिनरी कमेटी लेगी तो क्या लेगी। शेड्यूल 1 के हिसाब से बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन क्या एक्शन लेगा, रेप्रीमांड 6 महीने तक का नाम हटा देना और 1 लाख तक का फाइन। डिसिप्लिनरी कमेटी क्या लिख सकती है, रेप्रीमांड, परमानेंट नेम रिमूवल, या फिर कोई भी लॉन्गर पीरियड, या फिर फाइन अप टू 5 लाख। ओके, अगर कोई भी मेंबर को या डिसिप्लिनरी डायरेक्टर को दिक्कत है इनके ऑर्डर से तो 90 दिन के अंदर अंदर अपीलेट अथॉरिटी के पास जाएगा। मोर देन 90 डेज अगर सफिशिएंट कॉज है तो अपीलेट अथॉरिटी अलाउ कर सकती है। सेक्शन 22A के हिसाब से क्या करेगा अपीलेट अथॉरिटी, confirm, modify, set aside the order, impose, modify, set aside, enhance the penalty in the previous order, remit the case back for further inquiry to disciplinary committee या फिर board of discipline, any such order as it may deem fit, दे सकता है। सही है। मिसकंडक्ट, अभी ना मैंने एक टेबल आपको फॉर एग्जांपल जस्ट मैं होमवर्क के लिए देने वाला हूँ, दिस विल बी योर होमवर्क। LGBTQ कलर, ये देखो होमवर्क आपका क्या हो गया, ये आपका होमवर्क रहेगा। आपको ये पूरा टेबल बनाना है। क्या है ये टेबल, मिसकंडक्ट सेक्शन 22, शेड्यूल 1, शेड्यूल 2, शेड्यूल 2 के आगे मैंने लिखा है नेक्स्ट पेज, क्योंकि आपको शेड्यूल 1 एक पेज में पूरा उतारना है। पेज को ऐसा पोर्ट्रे मोड से हटा के आप लैंडस्केप में डालो। एक साइड में लिखो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट, एक साइड में अदर मिसकंडक्ट, और एकदम शॉर्ट में देखो। फॉर एग्जाम्पल प्रोफेशनल मिसकंडक्ट ABC, PCS, एम्प्लॉयमेंट, ऑल मेंबर्स, फिर अदर मिसकंडक्ट पार्ट D। तो PCS का क्या है, पहला पॉइंट है नो नेम शेयरिंग, दूसरा है नो प्रॉफिट शेयरिंग। अगर मैं थोड़ा वापस जाता हूँ इधर, नो फीस शेयरिंग, नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ प्रॉफिट, ऐसा शॉर्ट में बट कंसाइज एंड करेक्ट समरी। एक ही मिनट रुकिए बस। फ्रॉम नो प्रॉफिट शेयरिंग टू नॉन मेंबर, फ्रॉम नॉन मेंबर्स। ऐसे ही जो अपनी 11 क्लॉजेस की समरी, इसके 1 और 2, ये 2 पॉइंट्स की समरी, इसके 1 और 2 जितने पॉइंट्स उसकी समरी, वैसे ही आप जो क्लॉजेस को एकदम शॉर्ट में समराइज कर देना। वो जस्ट आपके इन्फॉर्मेशन के लिए एक चार्ट रहेगा जो आप एकदम फ्यू मिनट्स में पढ़ सकते हो, वर्सेस आपका जो मॉड्यूल है वो देख लीजिए आपको क्या ईजी लगता है। फिर इसके बाद में मैं आगे वाले चार्ट्स का भी आपको एक ढांचा बना के दे देता हूँ। क्या रहेगा, कंपनी सेक्रेटरी 2 टाइप का हो सकता है, अपना हो सकता है PCS, या हो सकता है एम्प्लॉयमेंट वाला। बराबर सर, हाँ ये सर बराबर बोल रहे हो। अगर PCS है तो उसको यूडिन इज मैंडेटरी, अगर एम्प्लॉयमेंट वाला है तो सिसिन होगा। फ्रॉम October 1, 2019 it is mandatory। ओके, अभी इसकी डिटेल्स बस आप लिख देना कि इसमें इतने इतने डिजिट्स है, जैसे कि इस जगह ये देखते हैं।
इसमें 17 डिजिट्स है, फिर इसमें क्या है, अठारह डिजिट है, बट दिस इज अल्फा न्यूमेरिक। एंड इसका एक एक अपने क्या लिखना है, पर्पज, व्हाट इज द बेसिक पर्पज, इतना लिख देंगे तो अपना ये एक हो जाएगा यूडेन और सिसिन का। फिर अपना जो एडवर्टीजमेंट गाइडलाइंस है इसको भी लिखना पड़ेगा हमको। ये गाइडलाइंस में आपको लिखना है सबसे पहला पॉइंट है परमिटेड एक्टिविटीज। एकदम शॉर्ट में आपको लिखना है, ज़्यादा ये नहीं, बस आपके इन्फॉर्मेशन के लिए होना चाहिए, एग्जाम में इन केस क्वेश्चन आ जाए तो आप कुछ लिख पाओ ऐसा। रिस्ट्रिक्शंस, ठीक है, ये नीचे वाले पॉइंट जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन है, एडिशनली आप लिख सकते हो, अप टू यू। और दूसरा जस्ट अभी ये इसका ज़्यादा मत लिखिए, बस मैं बताता हूँ उतना। आपका जो प्रोफेशनल लाइबिलिटी है वो दो तरीके का हो सकता है, स्टैट्यूटरी और कॉन्ट्रैक्चुअल। बाय लॉ, बाय कॉन्ट्रैक्ट और अग्रीमेंट, इतना ही लिख देंगे तो दिस विल बी इनफ। और आपका दूसरा होमवर्क रहेगा, होमवर्क 1 आपका क्या रहेगा, कंप्लीट द नोट्स। दूसरा समरी पेज ऑफ केस लॉज। एंड लास्ट वाला रहेगा रीड चैप्टर वंस बाय योर सेल्फ। आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, आप खुश रहो, मज़े में रहो और बढ़िया से ये चैप्टर को समराइज्ड वे में एक बार खुद से लिखो और रिवाइज करो। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, खुश रहो और मज़े में रहो मेरे दोस्त।